विस्तार से उत्तर दिया उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2009 से 2014 तक का उत्पादन और 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के बाद से लेके अब तक उत्पादन कितना रहा और कंज्यूमर कितने रहे। और साथ में मेरा प्रश्न ये भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि प्रदूषण इस देश से मंत्री जी समाप्त हो जाए, उसमें सीएनजी की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर शहर में मध्य में एक सीएनजी स्टेशन है, वहां पर है, लेकिन वाहनों की कतार बड़ी लंबी रहती है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूं अध्यक्ष महोदय, तो ये शहर की जरूरत का पर्याय, अब जैसे कि जानते हैं गोरखपुर हब हो चुका है और बहुत सारे लोगों का, चूंकि नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, पड़ोसी नेपाल सीमा लगती है, वहां पर विभिन्न भागों से जो लोग आते हैं, वहां पर एक भी पंप नहीं है। जबकि वाहनों की सघनता को देखते हुए गोरखपुर शहर से बाहर जाने वाले विभिन्न राजमार्गों में अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सड़क मार्ग से गोरखपुर का रास्ता, आगरा पड़ता है, एक्सप्रेसवे, लखनऊ। तो महोदय मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गोरखपुर इस वक्त सबकी नजर में है पूरे भारत में, तो सारे लोग वहीं जा रहे हैं, तो वहां ज्यादा स्टेशन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। Sir, I want to thank the honorable member for having raised a specific question on and sought information on the quantum of progress from 2009 to 14 and 2014 to the date, and also for having raised the issue of Gorakhpur. The honourable member is aware I have a special attachment to Gorakhpur. The honourable member and the CM hosted us when we opened Kushinagar Airport, which is an international airport, and I am particularly personally aware of the kind of problem that is being outlined. But let me, before I give him an answer which he will be happy to hear, let me first share with him what progress has been made. आपने पूछा 2009 से 14 तक, मैं 9 पे नहीं शुरू करना चाहता, मैं 2014 पे शुरू करना चाहता हूं। और आपको ये जान के 2014 मई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, उस समय 2014 की मई में 34 सीजीडी नेटवर्क्स थे 66 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में। आज के दिन मैं जनवरी 2022 जनवरी के आखिर 2022 का आंकड़ा देख रहा हूं, ये 66 सिटीज इंक्रीज हुआ है, 612 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट 750% इंक्रीज है, 750%। जो पीएनजी हाउस होल्ड्स हैं, मई 2014 में they were 25.4 lakhs, today they are 88.98 lakhs, is 250% इंक्रीज। और पीएनजी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए मई 2014 में 28,000 कंज्यूमर थे, आज 47,332 है, 69% इंक्रीज। और जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं सीएनजी स्टेशंस, मई 2014 में 938 थे, आज 3,878 है, 313% इंक्रीज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं पर और जगह जहां पे भी सीएनजी की डिमांड बढ़ रही है और इंडिविजुअल पंप्स पे ये हो रहा है, ये हमारा फोकस है, वहां नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन हम कोऑर्डिनेट करके वो बढ़वा देंगे और बहुत जल्दी होगा। बाकी रही अवेलेबिलिटी ऑफ द मीडियम गैस, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स शायद कभी अभी गोरखपुर का हमारा टारगेट है मिनिमम वर्क प्रोग्राम, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट 36 का टारगेट है, जिसमें 18 लगे हैं, बाकी जो भी है वो भी जल्दी लगवा दिए जाएंगे। अभी ऑनरेबल स्पीकर, as everybody knows, because of an unsettled condition and military action in one part of the world, following the COVID crisis, the prices of LNG in the international market, if you compare the figure from April 21 to February 22, the price rise has been more than 37%, whereas our increase at the bunk has been only 5%.
And let me also share with you that insofar as the LPG price, the Saudi CP is concerned, from April 20 to March 22, the price has gone up by 285%, and the increase in the last 6 months alone has been 37%. So I just want to place these facts before the honorable members and this august House so that they understand what the international situation today is. In spite of all that, the government is making every effort to make sure that the consumer at the point of consumption, आपने CNG की बात की, domestic consumer की बात कर रहा हूँ, CNG transport में भी लगता, auto में भी और गाड़ियों में भी CNG की डिमांड आती है, कुछ इंडस्ट्री से भी. हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि इसको ठीक तरह से बैलेंस प्रायोरिटाइजेशन करके सब कंज्यूमर्स के पास बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अच्छे अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंचाया जाए. शशि थरूर जी. Thank you very much, sir. But just a comment and then I'll ask. The comment is that the minister talked about the fact that the prices have been held despite the international price increase, but there has been no reduction in the taxation, which the central government has been gouging. But that's not my question, sir. I have a constituency-related issue here. In Thiruvananthapuram, we have no CNG vehicle registrations for the simple reason that it's impossible to actually refill or test the CNG stations. Apparently, in our country, something called hydrostatic testing is mandatory, a test procedure to examine CNG cylinders for leaks, structural flaws and corrosion, and this has to be done every 3 years, sir. Now, we have no such thing in Thiruvananthapuram. Kerala has 7,500 CNG auto rickshaws, but because of the absence of hydrostatic testing, they have to go and take their cylinders to Hyderabad or Nagpur in order to get them tested. So my question to the Honourable Minister, sir, is given this unfortunate situation in a state that is progressive and is willing to go towards more CNG, can you do something to install hydrostatic testing facilities in the state of Kerala so that people are able to have an incentive and, in fact, a practical approach to being able to have more CNG vehicles in our state, and in my district in particular? Thank you, Mr. Speaker. Sir, I am not personally aware of the specific issues that might be relevant to the honourable member's constituency. But I have been reviewing this in its entirety, and I think that if there is an issue such as this, which comes under PESO, which is under the Department of Industrial Policy and Trade, I would be happy to coordinate it with them, because as far as I know, this is an issue which should not be difficult to resolve, because if it is a question of a testing system, but I think the Honourable Minister, my senior colleague Shri Piyush Goyal ji, I will be happy to sit with him and with the Honourable Member to see what it is that can be done there. But our overall policy is to award these areas and based on MWP to have the entire population covered, specifically in areas where it is not difficult because of the topography. And the beautiful state of Kerala comes under that category. There is no question of difficulty, some difficulties which we face in certain other parts of the country. So I would be happy to sit with him and with my senior colleague, Mr. Goyal, to see what we can do on this particular issue. Question number 306, Sri Anil Firozia. धन्यवाद अध्यक्ष जी. 306. Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाइड्रोलिक कार्बन अवशेष के तय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई समृद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि ब्यौरा है तो क्या है? Sir, the honourable member has asked a question which I think goes to the heart of the energy security issue that we face. Sir, we have, I think, 26 sedimentary basins and a total of something like 3.3 million square kilometers covered under these 26 sedimentary basins. Regrettably, because in the past we have not, we meaning the government of the day,
has not devoted sufficient attention to increasing the area under exploration and production. Over the years, the amount of sedimentary basin which has been exploited for exploration and production has remained static between 6 and 7%. I'm very happy to inform the honourable member that following Modi ji's government in May 2014, we took some concrete steps in 2016 onwards. Today, the sedimentary area under exploration and production has gone up from 6, 7 to 10%. It is our expectation this will go up to 15% very shortly and go on to 30% after that. It should be our endeavour, especially since we import 85% of our requirements of crude and about 50-55% of gas, that we should become totally self-reliant in terms of our own listing. A number of steps have been taken. Some of these are listed in the annexure to the answer I have provided the honourable member. These are steps which relate to doing ease of business, which are steps where we have changed the method of the auction. Instead of production sharing, what we have done is, if it is very costly, it is costly to invest in exploration production, we are giving the people who do that a free run. If they find oil or gas and have a windfall gain, we would do that. A number of steps have been listed in the answer to the question itself, sir. And I'd be very happy if there are others. This is a very important and complicated subject, and our attempt all the time is to get the narrative out for everyone to understand what the issues are, how we are dependent on imports, and what we can do to rectify that. Thank you, sir. Tiwari ji. Very much, Mr. Speaker, sir. I know we are short on time. I just wanted to ask the Honourable Minister, one of the most significant developments which has taken place in the hydrocarbon area has been the commercial exploitation of shale gas and oil. What I wanted to know, Mr. Speaker, through you, from the Minister is that under the hydrocarbon exploration and licensing policy, are there any specific steps which have been outlined in order to incentivize or boost the exploration of shale oil or gas? And number two, have there been any significant discoveries of either shale oil or gas in the country in the previous few years? I would like to thank the honourable member for raising this question. Because of the relative neglect of exploration and production in the past, as I mentioned, our E&P has been static at 6 to 7%. I'm very happy to inform the honourable member this year our production of domestic gas will go up by 18%. So there are several. But the question was, is there a oil and gas? Shale oil, exactly. We are taking a number of steps. Some of these have been listed, as I said, in the annexure. I'd be very happy to sit down and say we are, in fact, encouraging all forms of energy sector. Now, shale got into a lot of difficulty in some parts of the world because fracking and the kind of environmental damage there is. But so, within those qualified parameters, we're taking a large number of steps in order to be able to increase the domestic oil and action. Now, we encourage people to come forward, but we had, this is part of our overall E&P policy. We have so far not been able to establish shale in India so far, but there is shale. It has to be addressed, and we have also made certain steps, I would call that a policy, for seeing how we can exploit it. And I'd be happy to share those with you. प्रश्नकाल समाप्त. ओके. No. ओके, सुरेश जी. मैंने एक मिनट. माननीय सदस्यगणों, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित स्थगन की प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है. टी.आर. बालू जी, के सुरेश जी, अब्दुल मजीद आरिफ जी, बेनी बैनन जी, मनीष तिवारी जी, मनीष टैगोर जी, के सुब्बा राव जी, एन.टी. एंटोनी, बी डन जी, टी.एन. प्रतापन, नामा नागेश्वर. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति दी है. सुरेश जी, क्या विषय था? Honorable Speaker, sir, today morning
12 MPs, including woman MP, had assembled in Vijay Chowk to protest march to Gandhi statue in Parliament House against the K-Rail Silver Line project which was proposed by Government of Kerala. The people of Kerala are believing that this project is not viable. 30,000 of families evicting this project. We members of the Parliament also strongly opposing this project. Last 6 months, high-level agitation is going there in Kerala. The MP's protest march start. Sir, today MP's protest march started 10:45 from Vijay Chowk to Parliament House. But Delhi police, without any provocation, Delhi police came forward and blocked us. Shame. They are not allowed to enter the Parliament House. Shame. We told the police officers, we are members of Parliament, we are going to Parliament. But they said, no, you are not shouting slogan. So we told the police officers, we are the members of Parliament. It's our right to shout a slogan. But they are assaulted us, they are pushing us, they are manhandled us, and also unnecessary attacking. Brutally attacked by our members, sir. Sir, the honorable members, we are not provocating anything against the police. We are only protesting the people cause in Kerala. But unfortunately, police officers, including they are very much aware. These police officers are very much aware. We are the members of Parliament, but they didn't allow to enter the Parliament House. They entered in the Parliament House premises and attacking us. These police officers entered in the Parliament premises and attacking us. Sir, I would like to request honorable Please, only member, please. Honorable member, please. To ask Abg. आपने मुझे प्रश्नकाल के समय आप प्लीज सिट डाउन आपने मुझे प्रश्नकाल के समय लिख के दिया है मैं सारा विषय आपको दिखाऊंगा चेंबर में आपको बुलाकर घटनाक्रम की बात करूंगा और उस पर मैं संबंधित अधिकारियों से वार्ता करूंगा Sir, the problem is this is a question of privilege. Yes. Why? Because one second, please. It is quite unfortunate that the members of Parliament who are coming to the Parliament, what is the authority of the Delhi police forcibly preventing them to enter into the Parliament? Sir, 1 second. They have even come to the presence of the Parliament. Even on the main gate, they have come and prevented and blocked us. Okay. Sir, Baluji. Sir, during टीआर बालूजी ये विषय मेरा है मैंने देख लिया ये विषय मेरे से संबंधित है ये सरकार से संबंधित विषय नहीं है मेरे से विषय संबंधित ये विषय मेरे से संबंधित है आप मुझे लिख के दो मैं देखूंगा ये सरकार से संबंधित विषय नहीं है The additional cess alone, the government has mopped up about 22 lakh crores. And taxes and dividend, they have collected about 26 lakh crores. What has happened, sir? They are not reducing the prices. See, at the same time, UPA government has extended 10 lakhs crores subsidy. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 वीके सिंह जी अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं संशोधित सूची में के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री आइटम नंबर 4 भानु प्रताप वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री रामेश्वर तेली जी। सर मेरा महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 कौशल किशोर जी। आइटम नंबर 6 श्री कौशल किशोर जी। On behalf of my colleague Shri Kaushal Kishore, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Shri Jan Badla ji. माननीय अध्यक्ष महोदय
मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 में उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 8, Mahasachil. Sir, I have to report 5 messages received from the Secretary General of Rajya Sabha. 1. That Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022. 2. That Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2022. 3. Nomination of 7 members with the Committee on Public Accounts. 4. Nomination of 7 members with the Committee on Public Undertakings. And 5. Election of 9 members with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Item number 9, Santosh Kumar Gangwar. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 14वें, 15वें और 16वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। Item number 10, Shri P.P. Chaudhary ji. Sir, Speaker sir, with your permission, I rise to present the 13th report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Item number 11, Shri P.C. Gaddi Godar ji. With your kind permission, I rise to present a copy of each of the 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd reports of Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2021-22 as listed against my name at the serial number 11 in today's list of business. Item number 12, again. Yes. Sir, with your kind permission, I rise to lay copy each of the statements, Hindi and English versions, showing further action taken by government on the 21st, 31st, 32nd and 35th reports of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2021-22 as listed against my name at the serial number 12 in the today's list of business. Number 13, Shri Jagdambika Palji. Sir, I rise to present the 12th report on demands for grant 2020 and 23 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English version of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 14, Shrimati Rama Devi ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या पर सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति 2021-22 का 21वां प्रतिवेदन, दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति 2021-22 का 32वां प्रतिवेदन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग 2022-23 के बारे में समिति को 2021-22 का 33वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 15, Shrimati Protima Mandal ji. Sir, I beg to lay on the table the following reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Health and Family Welfare. Number 1, 133rd report on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 126th report on demands for grants 2021-22, demand number 44 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Number 2, 134th report on demands for grants 2022-23, demand number 46 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Number 3, 135th report on demands for grants 2022-23, demand number 47 of the Department of Health, Research, Ministry of Health and Family Welfare. And number 4, 136 report on demands for grants 2022-23, demand number 4 of the Ministry of Ayush. Thank you, sir. 16, Shri K. Raghuram Raju. Thank you, Chairman, sir. I raise to lay on table a copy of each of the following reports in both Hindi and Telugu versions, Hindi and English versions of
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 112th report on demands for grants 22-23 of Department of Personnel and Training. Number 2, 113th report on demands for grants 22-23 of the Department of Administrative Reforms, Public Grievances and Department of Personnel and Pensioners Welfare. Number 3, 114th report on demands for grants 22-23 of the Legislative Department. Number 4, 115th report on demands for grants 22-23 of the Department of Legal Affairs. And finally, 116th report on demands for grants 22-23 of the Department of Justice. Thank you, sir. Item number 17, Shri Hardeep Singh Puri ji. Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 31st report of the Business Advisory Committee presented to this House on 23rd March 2022. प्रश्न यह है कि ये सभा 23 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों सभापटल कर दीजिए सर, सभापटल। हाँ, पर इसको करते हैं, इसको नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने हेतु जिनके भी पाठ स्वीकृत हुए हैं वो अगले 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। राजीव जी को दिन भर के लिए क्यों? सर, एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है अध्यक्ष सभापति महोदय। और बिहार के 11 मजदूर गोदाम में जल के मर गए, 11 के 11 शरीर। और दुर्भाग्य से इस 11 में से 9 मेरे संसदीय क्षेत्र के हैं जो सारण के हैं और 3 कटिहार का है। दुखद ये समाचार है कि ये गरीब वहां गोदाम में काम कर रहे थे, गोदाम बंद था और वो एकदम गोश्त हो गए, एकदम भुन गए और जल के राख हो गए इनकी शरीर। दुखद तो ये घटना है। पुलिस ने वहां कार्रवाई की, तेलंगाना की सरकार ने भी कार्रवाई की है और मेरी कमिश्नर से भी बात हुई, डीएम से बात हुई और हमारे मंत्री किशन रेड्डी जी का क्षेत्र है उनसे भी सबने कार्रवाई किया। बहुत दुखद है और गरीबी की हालत में। दूसरा अच्छा विषय यह है जो मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि सुबह संवाद मिलते ही उन्होंने संवेदना व्यक्त की और गरीबों के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा की। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तेलंगाना सरकार का जिसने वहां इन मजदूरों का तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई। मजदूरों को उन्होंने तुरंत मजदूरों का उन्होंने पोस्टमार्टम कराया और जहाज से तेलंगाना सरकार ने पटना में सभी का लाश आज सुबह भिजवाया है और उसके बाद तेलंगाना और बिहार की सरकार ने उन शरीर को हमारे क्षेत्र पहुंचाया। मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन गरीबों की मौत तो एक वेदना है ही है। 11 लोग मर गए अध्यक्ष जी जल के, लेकिन बिहार के 1 करोड़ मजदूर जो पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, ये दर्द का विषय है बिहार के लिए और ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं सदन का इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा कि 11 गरीब सारण जिला के और 3 कटिहार के मर गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई कल। हमारे कई मित्रों ने, सत्तारूढ़ पार्टी के भी, विपक्ष के भी कई मित्रों ने इस चर्चा में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सभी मान्य भाई बहन सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उद्योग और वाणिज्य जैसे सब्जेक्ट को, जिसको कई बार हम राजनीतिक लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा उसमें उत्साह नहीं दिखाते हैं, उस पे भी उन्होंने गंभीरता से चर्चा की। लगभग 35 मान्य सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, 14 राज्यों के सदस्यों ने विचार रखे और साधारणतः मेरा पुराना भी काम करने का ढंग रहा है कि सभी को जो विशेष इंडिविजुअल इश्यूज उठाते हैं उसके बारे में हम अलग से पत्र से भी जानकारी अवगत करा देते हैं। इस वर्ष भी जिन जिन के स्पेसिफिक इश्यूज थे उनको मैं बजाय कि मेरा समय एक एक इश्यू के ऊपर जाने के, मैं एक परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा माननीय सदन को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, कि वास्तव में सोच क्या है, दिशा क्या है
और आगे चल के देश किस प्रकार से फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, फिर एक बार एक विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, जो वास्तव में इस देश की सही जगह है। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये सरकार 2014 में आई थी तब परिस्थितियां गंभीर थी। एक प्रकार से हमें फ्रैजाइल 5 की इकोनॉमी का दर्जा मिल गया था। विदेशी मुद्रा को देखें तो विदेशी मुद्रा में काफी कमजोर स्थिति थी। उस समय की सरकार ने महंगा फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको FCNRB कहा जाता था, जिसमें फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखने पे जो उस समय के ब्याज के दर थे उससे कई ज्यादा अधिक दर देके हमें पैसा लेना पड़ा विदेश से, जिसके कारण थोड़ा रुपया थमा, नहीं तो रुपए बुरी तरीके से लुढ़कते जा रहा था। उस समय भारत के ऊपर विश्वास भी कम हो रहा था विश्व का। भारत के उद्योग जगत में भी एक कॉन्फिडेंस का अभाव था। लोगों को चिंता थी कि हम निवेश करें तो वास्तव में निवेश का हमें लाभ होगा कि नहीं, देश में भी विदेशी निवेश में भी। एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर की हालत के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होते जा रही थी और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में चाहे वो उद्योग हो, निर्यातक हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, छोटे बड़े उद्यमी हो, सभी के मन में शंकाएं थी कि आगे चल के हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जब ये सरकार देश की जनता के अभूतपूर्व आशीर्वाद के साथ पूर्ण बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तब हमारे सामने दो पर्याय थे। एक पर्याय था कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लाएं, बैंडेड सॉल्यूशंस जिसको कहा जाता है, टेम्पररी काम करके एक उत्साह का माहौल खड़ा कर दें, छोटे मोटी सब्सिडी, छोटे मोटे विशेष योजनाएं लाके लोगों को भ्रम में रखे कि जैसे सब कुछ बहुत ठीक हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग ऐसा नहीं है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, क्योंकि उनके मन में बहुत पक्का विश्वास है कि शॉर्ट टर्म गेन विल ऑलवेज लीड टू लॉन्ग टर्म पेन। और इसका अगर हमें उदाहरण देखना है तो कई बार पूर्व में ऐसा हुआ है कि छोटे समय के लाभ के लिए हमने कुछ गलत नीतियां की, जिसका बड़े लंबे अरसे तक देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी पड़ा और देश को नुकसान भी हुआ। एक उदाहरण देखें तो जब विश्व में एक क्राइसिस आया था 2008-9 के दौरान, उस समय बजाय कि हम देश को मजबूत बनाएं, हमने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ढील देके देश को लगभग 5-6 साल पीछे ढकेल दिया। और ऐसी अवस्था में जब ये सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, हम आधारभूत बदलाव करके परिस्थितियों को सुधारेंगे। और पूरी तरीके से उनकी दिशा और उनका जो हम सबको निर्देश था वो था कि देश का, पूरे देश का सामान्य विकास होना चाहिए। विकास सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, इन सबके साथ जो परिस्थितियां रही हैं वर्षों तक, जिस प्रकार से विकास से वहां पे लोग वंचित रहे, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उन इलाकों पे विशेष जोर दिया जाए और पूरे देश का संतुलित विकास हो, सभी देशवासियों को मौका मिले, अवसर मिले। और उसके तहत देश की जो नींव है, देश की जो उद्योग जगत की, व्यापार जगत की नींव है, उस नींव को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने हमें कुछ मार्गदर्शन दिया, कुछ चीजें एक प्रकार से प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में हम सबको समय समय पे सिखाया। और मैं आज सदन के समक्ष आपके माध्यम से और सभी माननीय मित्रों को बताना चाहूंगा कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे अरसे तक भारत
तेज गति से बढ़े, भारत एक विश्व शक्ति बने, उसके लिए कुछ मूल सिद्धांत क्या तय किए। और वैसे तो मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई मैनेजमेंट स्कूल में या कोई ऐसी हमारी सबकी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, या इतने सारे विद्वान सदस्य बैठे हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने इतने अच्छी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का प्लान बनाया हो, जिसमें अधिक बल दिया गया कि रूट कॉज एनालिसिस हो, गहराई में जाए, समस्या की जड़ में जाके उसका रीजन क्या है, क्या चीज लोगों को पीछे धकेल रही है, क्या चीज उत्साह को कम कर रही है। तो एक रूट कॉज एनालिसिस करके आगे के लिए रास्ता बनाया जाए। सबका साथ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हर एक विषय में, और आज से नहीं शायद 25-30 सालों से, चाहे वो पार्टी के नेता रहे हो या सरकार के नेता पिछले 20 साल में लगातार, और पहले ऐसे नेता जो गुजरात और केंद्र को जोड़े तो लगातार 20 साल तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया, उन्होंने लगातार सबका साथ के ऊपर जोर दिया। ऑल स्टेक होल्डर्स आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और सब मिल के प्रयास करेंगे, सब मिल के देश को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एक निर्णायक नेतृत्व। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं, और आप तो ऐसे आसन पे बैठे हैं कि जहां निर्णायक नेतृत्व आप हमें भी सदन में दे रहे हैं। जो एक कई वर्षों से देश में अभाव था कि नेतृत्व के फैसलों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं आता। ऐसे भी किस्से हुए कि सरकार कुछ फैसला करे तो कोई और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको खारिज कर दे, प्रेस के सामने फाड़ फूड़ के उसकी धज्जियां उड़ा दे। इस प्रकार की सरकार नहीं, एक निर्णायक सरकार, एक निर्णायक नेतृत्व जो ओन अप करे, जो निर्णय ले और फिर उसको ओन अप करे और उसके क्रियान्वयन के ऊपर फिर बड़ी अच्छी निगरानी रखे, मॉनिटरिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे के इम्प्लीमेंटेशन एक एक विषय का हो रहा है कि शायद ही पहली बार मैंने अनुभव किया कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो तक को लेके एक एक विषय के ऊपर गहराई से, एक एक विषय की गहराई पे जाके उसके ऊपर चिंता करे कि वो इम्प्लीमेंट हो। साथ ही साथ आउटकम ओरिएंटेड गवर्नमेंट, कि जो भी काम हो उसका आगे चल के देश को क्या लाभ होगा, लंबे अरसे तक क्या लाभ होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। और उसका तो हम सभी ने हाल में ही परिणाम देखा, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक बार, दूसरी बार इतनी भारी बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। तो रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता देना, पारदर्शी व्यवस्थाएं, ये कोई कमजोर स्थिति नहीं है कि भाई मैं तो केंद्र से काम करता हूं पर जनता तक, गरीब तक पहुंचते हुए 15 पैसे रह जाते हैं रुपए में से, बाकी सब दलाल, बिचौले, भ्रष्टाचार में चला जाए। इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाएं, टेक्नोलॉजी के साधन को बड़े रूप में इस्तेमाल करें, और उसी के कारण चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, जैम ट्रिनिटी हो, जनधन, आधार और मोबाइल, अलग अलग तरीके से पारदर्शी व्यवस्थाओं से आज देश में लोगों को विश्वास है कि बिना भेदभाव के हर स्कीम, हर योजना का लाभ देश में हर एक को मिलता है। इसी प्रकार से उन्होंने प्रायोरिटाइज किया किन चीजों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं उसका एक छोटा उदाहरण लूं, क्योंकि मैं बिजली मंत्री के रूप में मुझे प्रधानमंत्री जी ने सेवा करने का मौका दिया 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बिजली देश भर में हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हमारी माता बहनों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो एक अच्छा इज्जत घर शौचालय मिले, ये लगता है सामान्य चीज है, पर आज देश की मां बहनों को जो इज्जत मिली है इससे, ये मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि ये प्रायोरिटी में ये विषय लेने से
देश का मनोबल बढ़ा और उसका प्रभाव हमें उद्योग क्षेत्र में भी, वाणिज्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग कोई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, इनोवेशन लाए फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, और हर एक चीज के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराएं, अकाउंटेबिलिटी पे बल दें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये विषय सामने रखते हुए उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आगे के पूरे काम को आगे बढ़ाया और प्रोसेसेस को री इंजीनियर करना, हमारे काम को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बनाना और भारत के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में खरा उतरने के लिए मजबूत चौड़े शोल्डर्स देना, चौड़े 56 इंच की छाती को लेके एक प्रकार से देश को तैयार किया कि कैसे देश में उद्योग जगत विश्व के साथ कंपीट कर सके। आज उद्योग जगत सब्सिडी के आधार पे और कमजोर स्थिति में नहीं विश्व में जाते हैं, एक मजबूती से विश्व में कंपटीशन में खड़ा होते हैं। मैं समझता हूं कि कल ही आप सबने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए 21 मार्च तक निर्यात के रूप में भारत से विश्व भर में सामान गया। और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, अब सर्विस एक्सपोर्ट का फिगर आना बाकी है। तो जैसे वो पिक्चर में था ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट का भी फिगर आने वाला है। साथ ही साथ इसमें अगर विशेषकर ध्यान दें तो $50 बिलियन यानी लगभग 3,75,000 करोड़ ऐतिहासिक निर्यात हमारे अन्नदाताओं ने किया, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हुआ। ये भी कुछ माननीय सदस्यों ने विषय उठाया। आज रितेश जी को भी उत्साह आ रहा है कि शायद वो भी उठाएं। वैसे एक सदस्य ने माननीय अध्यक्ष जी कल भी उठाया था, पर हमारा विभाग ऐसा कमजोर काम नहीं करता है। मैं सभी सदन को बताना चाहूंगा, हर प्रोडक्ट का सर हमारे पास वॉल्यूम और वैल्यू एनालिसिस रहता है। मैं भी समझता हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी है, तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है स्वाभाविक रूप से उसमें महंगाई का प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे आज देश में पड़ रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, उसमें स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट में भी प्रभाव पड़ेगा। जरूर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जेम एंड ज्वेलरी है जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ा तो है ही, साथ साथ में वैल्यू एक्सेप्शनली ज्यादा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है। अब ये अलग बात है कि कई माननीय सदस्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, कई माननीय सदस्य समझते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव महंगाई पर देश में भी पड़ता है। पर अधिकांश प्रोडक्ट्स, और वो माननीय सदस्य को मैं दे भी सकता हूं, अधिकांश प्रोडक्ट में वॉल्यूम में भी भारी वृद्धि हुई है और वैल्यू में भी भारी वृद्धि हुई। और आप प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट, चाहे वो कल कैशू के ऊपर बहुत, काजू के ऊपर बहुत चर्चा हुई, चाहे वो सीरियल प्रेपरेशन हो, गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स में 50% वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि हुई। मीट में वृद्धि हुई है, चावल में 40% से अधिक वृद्धि, वैल्यू वॉल्यूम दोनों में। कारपेट्स जो हमारे बुनकर बनाते हैं, हमारे कलाकार, हमारे जो हैंडलूम सेक्टर के लोग हैं, वो हैंडमेड कारपेट्स में लगभग 25% वृद्धि हुई है वैल्यू में और 30% वॉल्यूम में, जो सीधा फारूक साहब कश्मीर को लाभ देते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस में 12 से 15% की वृद्धि वैल्यू वॉल्यूम दोनों में हुई। पल्सेस, उसमें वृद्धि 25% के करीब हुई। फ्रेश फ्रूट्स, इलेक्ट्रोड्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेदर, मैं एक एक चीज पढ़ते जा सकता हूं, पर वृद्धि सही माने में नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वृद्धि सही माने में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के हमारे मेहनती
उद्यमी हो, चाहे हमारा स्टार्टअप सेक्टर हो जो तेज गति से विश्व में अपनी छाप बना रहे, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो जो एक प्रकार से देश का ब्रांड, देश की क्षमता को पूरे विश्व में पहचान दिला रहे। हर क्षेत्र में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो इन्फ्लेशन से प्रभावित है, अच्छी वृद्धि हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक और खुशखबरी दी और ये उनकी सोच का एक और पहचान है। वर्षों से हम भी इस सदन में चर्चा करते आए हैं कि सरकारी खरीद को कैसे ईमानदार बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। सरकारें शायद सभी ने कभी ना कभी राज्य या केंद्र में चलाई हैं। सबने अनुभव किया है कि सरकारी खरीद में किस प्रकार से बेईमानियां होती थी, किस प्रकार से एक राज्य कोई सामान खरीदे 2000 रुपए का तो दूसरा राज्य उसको 5000 रुपए का खरीदे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5, 6, 7 साल पहले ये सोच रखी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक गवर्नमेंट का पोर्टल जो सरकारी खरीद में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयूज सभी उसका लाभ ले सके, जिसमें जो चीज खरीदनी है वो सब लिस्टेड है। जो चीज आप खरीदते हो उसके दाम पब्लिक में चले जाते हैं कि भाई आज एक राज्य ने इस दाम पे खरीदा, कल दूसरे राज्य ने दूसरे दाम पे खरीदा। तो हमारे देश में तो मीडिया बड़ी सतर्क रहती है, तो वो देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से जनता के बीच जानकारियां देने से जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया ई जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होते जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपनी अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। और इसकी ताकत कैसे बनती है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई समझो एक सरकार कपड़े यूनिफॉर्म खरीदती है अपने पुलिस के लिए और वो 5 लाख यूनिफॉर्म खरीदती है, तो एक दाम मिलेगा। पर अगर सभी सरकारें और केंद्र की सब फोर्सेस की यूनिफॉर्म उस पर आ जाएगी तो देखिए कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा, कितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, और उससे कीमतें भी कम होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसका मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, पर पूरे सदन को याद होगा एलईडी बल्ब इसका एक सीधा उदाहरण है जहां पे हमने विश्व को टक्कर दी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके गुणवत्ता भी सुधारी। और आज देश में ये हालत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब है, जिसको शायद लट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लट्टू, प्रधानमंत्री जी ने कहा था लट्टू बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं, हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, जनता के बिजली के बिलों को कम करना है। उन्होंने जब एलईडी प्रमोट किया तो एलईडी के दाम लगभग 85-90% कम हो गए, क्योंकि स्केल ऑफ परचेज इतना बढ़ गया। और आज ये परिस्थिति हुई सर कि 2-3 सालों में आज अगर हमें कोई पुराना बल्ब ढूंढने जाना पड़े या किसी को घर में लगाना हो तो एंटीक स्टोर में जाना पड़ेगा, एंटीक स्टोर में मिलेगा वो पुराना बल्ब, सामान्य दुकान में तो एलईडी बिकता है। ऐसे ही जेम व्यवस्था सभी को एक मौका देती है पारदर्शी व्यवस्था का और खर्चा कम करने का, और वो खर्चे से हम शायद और गरीबों की सेवा कर पाए। और मैं सभी राज्य सरकारों को भी अनुरोध करूंगा कि इसका वो लाभ लें। सर, स्टार्टअप इंडिया
ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 6 साल पहले 16 जनवरी 2016 को ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम देश के समक्ष रखी थी। तब थोड़ी आलोचना भी हुई थी। साधारणतः लोगों को लगता था कि ये सिर्फ नाम के लिए एक स्कीम शुरू हो रही है या स्लोगन है। कई लोग आलोचना भी करते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हैं हमारे स्टार्टअप के युवा युवती, जो पूरी कड़ी मेहनत से, नए नए आइडियाज से, टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके आज विश्व में तीसरी नंबर पे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। हमारे विभाग अकेले में 65,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, और 90 से अधिक उन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बन गए, यानी $1 बिलियन, 7,500 करोड़ से अधिक जिनकी वैल्यूएशन है, ऐसे 90 स्टार्टअप्स भारत के हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कोविड काल में भी हमारे युवा युवतियों की क्षमता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कोविड काल में 40 से अधिक स्टार्टअप पिछले वर्ष में, जबकि पूरे देश में इतनी समस्याएं थी, 40 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने पिछले 12 महीने में 2021 के। अध्यक्ष जी, वर्षों से चर्चा होती थी कि भारत का उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्केल का क्यों नहीं है, हम छोटे क्यों रह गए। मुझे अभी टेक्सटाइल का भी विभाग देखने का, सेवा करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई है कि हमारा टेक्सटाइल का निर्यात का शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है। कुछ ये अलग बात है कि हम गलत उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश लेस डेवलप कंट्री होने के नाते उसको जीरो ड्यूटी एक्सेस है कई मार्केट्स में, जो भारत को नहीं है। उसके लिए हम अलग अलग देशों से अब चर्चा कर रहे हैं, और दोनों तरफ, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एफटीए में ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कई बार कहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम देखते हैं हमें लाभ मिले, लेकिन साथ ही साथ कुछ वस्तु होती है जहां हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होता है, या कंपेरेबल देखें तो विदेश से लाना भी अच्छा हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत कोई देश के दरवाजे बंद करने का स्कीम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत है कि जो सामान्य वस्तुएं भारत में अच्छी बन सकती है वो भारत में ही बने, उसको बल दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की साख ऐसी बनाएं कि हम मजबूती से कम्पीट कर सके दुनिया में, कॉन्फिडेंस से जाए विदेश में, भारत का नाम लेके, भारत का तिरंगा लेके, और अपना सामान विश्व भर में पहुंचाए। लेकिन हमें स्केल का लाभ कई सेक्टर्स में नहीं मिला। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम छोटे रह गए। जिन सेक्टर्स में बढ़त हुई उसमें अच्छी बढ़त हुई, जैसे स्टील है। आज स्टील में हम कंपेटिटिव है, पूरी दुनिया में हमारा स्टील जाता है। लेकिन कुछ स्पेशलिटी स्टील्स हैं जिसमें भारत में रिक्वायरमेंट भी रिलेटिवली कम थी, तो हमने स्केल नहीं प्राप्त किया। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हमने वर्षों तक कभी चिंता नहीं की, जब तक ये सरकार आई, जिसके कारण लाखों करोड़ का सामान सिर्फ विदेश से आता रहा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष चिंता की कि मोबाइल भी भारत में बने, और मैं शायद परसों ही पढ़ रहा था, एप्पल जैसी कंपनी 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत से कर रही है। ये ताकत आज भारत की बनी है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पूरे इंडस्ट्री ने इस बार अनुभव किया। सरकार ने तेज गति से इसकी पूरी स्टडी करी, और 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ अकेले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लाने के लिए एक स्कीम देश के समक्ष रखी, सेमीकॉन स्कीम। इसी के साथ साथ 14 क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल के क्षेत्र में
जो फैब्रिक, टेक्निकल टेक्सटाइल्स या मैनमेड फाइबर्स, दुनिया तो आगे चली गई पर भारत का शेयर 2-3% ही रह गया। ऐसे प्रोडक्ट्स, बैटरीज हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहें, और आपने देखा होगा आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि इस वर्ष शायद 4 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकने जा रही हैं और उसका ग्राफ एकदम ऐसे तेजी से चढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बैटरी लगेगी, और शायद हमारे एक माननीय सदस्य तो बैटरी की काफी जानकारी भी रखते हैं, पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी विशेष चीज है जिसमें अगर आज भारत ने अग्रसर कदम नहीं उठाए, तेज कदम, फिर वो भी हम विदेश पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे सोच समझ के और सभी इंडस्ट्री के साथ सलाह मशुरा करके 14 क्षेत्र, सेमीकंडक्टर के अलावा 14 और क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में देने का निर्णय लिया। और आज जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है वो दर्शाता है कि अब भारत बड़े स्केल पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए काम करने जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भारत में सामान बनाएंगी। टेक्नोलॉजी भी अच्छी आएगी, स्केल बड़ा बनेगा तो हम अच्छे भारत का ब्रांड बना पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, पूछा भी गया कि एमएसएमई के लिए विशेष क्यों इसमें रिजर्वेशन नहीं है, बड़ी कंपनियों के लिए क्यों? उसी की बात कर रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई जो क्षेत्र है वो ऑलवेज जब बड़ी कंपनी आती है तो उसके इर्द गिर्द एक एंसिलरी और एक इकोसिस्टम के रूप में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई स्कीम कहते हैं। तो अगर एक बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर आता है, बड़े स्केल पे बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, भारत में सामान को सस्ता भी रख पाएगा। लेकिन उसके इर्द गिर्द कई सारी फैक्ट्रियां लगेंगी जो उसके अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करेगी, स्वाभाविक रूप से एमएसएमई को बल मिलेगा। लेकिन अगर हम वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल ही छोटा रखें तो हम ना compete कर पाएंगे विश्व बाजार में, भारत का सामान भी महंगा होगा तो हमारे लोगों को, कंज्यूमर्स को भी महंगा देना पड़ेगा। तो ये एक पार्टनरशिप है, बड़ा उद्योग छोटा उद्योग मिलकर जब काम करते हैं तभी देश आगे प्रगति करते हैं, तभी देश में तेज गति से विकास होता है। सर, हमने इसी प्रकार से कंप्लायंस बर्डन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारे कदम उठाए और पूरा देश और विश्व जानते हैं कि गत 5-7 सालों में जिस प्रकार से भारत की रैंकिंग सुधरी है, कहाँ 140 से ऊपर रैंक पे होते थे, आज 60s के रैंक पे आ गए। और अगर कोई एक हमारा पड़ोसी देश गड़बड़ नहीं करता तो शायद अगली रैंकिंग में हम 50 के नीचे आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए हमने कई सारे कानून को डिक्रिमिनलाइज किया, कई सारे कानून जिसमें अनाप शनाप तकलीफ दी जाती थी, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर को, उसके ऊपर कार्रवाई की कि उसको डिक्रिमिनलाइज करके उद्योग को एक विश्वास मिले, उद्योग को कॉन्फिडेंस दे कि भारत में जो काम कर रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। और ये सिलसिला पहले दिन से चला। आपको ज्ञात होगा माननीय अध्यक्ष जी कि सबसे पहले ही महीने 2 महीने में हमने निर्णय लिया कि हर एक चीज को नोटरी के पास जाके क्यों स्टैम्प कराना पड़े, सेल्फ सर्टिफाई करें। हमें विश्वास है भारत के हर नागरिक पे, ऐसे ही हमें विश्वास है भारत के हर उद्योग के ऊपर। और इसीलिए ये तय किया गया कि डिक्रिमिनलाइज किया जाए, जहां लॉस को कर सकते हैं, जहां कंप्लायंस बर्डन कम कर सकते हैं वो किया जाए। उसके लिए एक नेशनल सिंगल विंडो तैयार की गई है और सभी राज्य, कई राज्य तो जुड़ गए हैं, बाकी राज्यों को भी मैं आप सबके माध्यम से भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो भी इसमें जुड़े, जिससे एक उद्यमी जब कुछ काम करना चाहे एक नेशनल सिंगल विंडो पे आ जाए और सभी प्रकार की अप्रूवल्स बड़े सरल तरीके से, तेज गति से उनको साधारण रूप से
कम समय में मान्यता हर प्रकार की मिल जाए। इसी तरीके से कुछ माननीय सदस्यों ने बात की आईपीआर रेजिम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। हमने जिस प्रकार से गत वर्षों में आईपीआर की हमारे पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, उसमें एक विशेष निर्णय ये लिया कि जो हमारे एमएसएमई हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, हमारी महिलाओं को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको भारी छूट दी। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट सब में लगभग 80% तक छूट दी, यानी 20% रिचार्ज लगेगा। और इन सब स्टेप से माननीय अध्यक्ष जी 90 और पूरी चीज को ऑनलाइन भी कर दिया। आपको जान के खुशी होगी 95%, 95% आज पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती है, टोटली ऑनलाइन। किसी को धक्के नहीं खाने पड़ते कि ऑफिस में जाओ और अलग अलग प्रकार की तकलीफें। ये स्थिति आज से 8 साल पहले 25% थी, आज वो 95% हो गई। इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किसी को आईपी ऑफिस नहीं जाना है आज के बाद। अगर कोई सवाल जवाब भी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हमने कोविड में सीख लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सवाल जवाब हो सकता, तो किसको कोई धक्के नहीं खाने पड़े। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 1940 से 2015 तक कितने हो गए, 75 वर्ष, 1940 से 2015 तक 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे ट्रेडमार्क में। गत 5 वर्षों में 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल। पेटेंट्स में भी 2013-14 में 4,227 पेटेंट्स ग्रांट हुए थे। पिछले वर्ष 2021 में कोविड के बावजूद हमने 28,390 पेटेंट्स किए, 7 गुना ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आज लगभग 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आईपीआर के बारे में भी सिखाने के लिए काम किया गया, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसका अच्छा उत्साह युवा युवतियों में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जो एक वर्षों से समस्या थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की, उस समस्या के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से उनकी चिंता थी कि कैसे प्लानिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी एक जगह रेलवे लाइन लगी तो पूरे पोर्ट तक नहीं गई, कभी कोई रोड हाईवे बना तो आखिरी लास्ट माइल तक कनेक्ट नहीं हुआ, कोई हाईवे 6 लेन का बनता था, बीच में किधर 3 लेन का हो जाता था, बॉटलनेक बन जाता था। इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, एक इनएफिशिएंट सिस्टम चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना हम सबके समक्ष रखी, जिसको हाल में दुर्गाष्टमी के दिन, और अच्छा संजोग है कि दुर्गाष्टमी के दिन ये किया गया, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के सांसद भी इस बात से खुश होने चाहिए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की योजना का लॉन्च पिछले वर्ष दुर्गाष्टमी के दिन जब किया गया और जब देश के समक्ष उस कल्पना को रखा गया, तो जो उत्साह आज राज्य सरकारों के अधिकारियों को भी जब हम बताते हैं, निजी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बताते हैं, तो आंख चौंधिया जाती है कि ऐसा भी भारत में हो सकता है। और मैं 2-3 मिनट में थोड़ा उसका कल्पना देता हूं। हम पहले प्लानिंग जो करते थे, और हमारी बहन महाराष्ट्र से यहाँ हैं, उनको भी ध्यान होगा, जेएनपीटी पोर्ट बना। जेएनपीटी पोर्ट देश का एक बड़ा विशाल पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है, लेकिन उसकी आखिरी जो 10-12 किलोमीटर थी वो दशकों तक टूटी फूटी बनी रही, कभी उसको खत्म ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हाईवे की कल्पना हुई थी वो उसके बाजू तक जाती थी, पोर्ट को नहीं कनेक्ट करती। कई बार हम ये रोते हैं कि सड़क बनी
नई सड़क बढ़िया, थोड़े दिन बाद उसको खोद दिया। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक वायर डालनी है नीचे, कोई पानी की पाइप डालनी है, कोई आईटी का ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लानी है, कोई सैनिटेशन का ड्रेन डालना है। नई सड़क 3-3 बार खुदती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल्पना की, जियो स्पेशल मैपिंग का इस्तेमाल, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल करना और जोड़ना, वो काम उन्होंने किया, जिससे देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके अलग अलग मैप्स बनाए गए, जिसको पीएम गति शक्ति में लेयर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। ऐसे आज 400 से अधिक लेयर्स ऑफ डेटा है। एक है कि देश में कहां वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, एक है देश में कहां हाईवेज जा रहे हैं, कहां रेल रोड जा रही है, नदियां कहां हैं, कहां एनवायरनमेंट की वजह से फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अलग अलग सूचनाएं देश की अलग अलग मैप्स के माध्यम से तैयार की गई। ऐसे 400 से अधिक मैप है और हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 मैप ऐड होते जा रहे हैं। और ये सब मैप्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे की जानकारी निकाल सकते हैं। अब इसका लाभ देखिए कैसे है, बड़ा लॉजिकल है। एक रेलवे की नई पटरी लगनी है। अब रेलवे की पटरी की प्लानिंग होती है, दफ्तर में अच्छा प्लान बन जाता है, फिर 2-2.5 साल तक उसकी सर्वे होती है कि भाई रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। सर्वे के समय हमने देखा है कई बार अलग अलग इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं। और हाल में ही अभी कुछ चर्चा हो रही थी, मैं टीवी पे ही देख रहा था कि, और आज सुबह भी शायद अभी एक मित्र ने वो विषय उठाया कि एक राज्य में रेलवे की कोई प्लान जो बनी है, उसमें उनके राजनीतिक मित्रों के लिए प्लान को भी डाइवर्ट किया गया। अभी शायद उसके बारे में चर्चा आज सुबह भी हो रही थी। जो भी है उस लाइन के बारे में था। ये भी पेपर में आज मैं पढ़ रहा था कि कुछ मित्रों को एकोमोडेट करने के लिए उसकी लाइन चेंज कर दी गई। इन सब चीजों से बचने के लिए अब जब पीएम गति शक्ति में रेलवे का प्रोजेक्ट डाला जाएगा तो बता देगा कि रास्ते में कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तो नहीं आती है, रास्ते में कोई फॉरेस्ट तो नहीं आता है। अगर कोई नदी है तो भाई नदी की चौड़ाई कितनी है इस रेलवे लाइन की जो जहां जा रही है। थोड़ा सा अलाइनमेंट शिफ्ट कर दो तो शायद 1 किलोमीटर के ब्रिज के बदले 200 मीटर से काम चल जाए। थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दो तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या एनवायरमेंट फॉरेस्ट को आप बचा सकते हो, जिससे सालों साल आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। फिर जब प्रोजेक्ट प्लान हो जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके माध्यम से मॉनिटर हो सकती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रोजेक्ट में गति है, वो गति हम सबको देखने को मिलेगी। उस गति पे निगरानी भी होगी और कार्रवाई भी होगी, कोई काम अच्छा नहीं करेगा। ऐसे करके प्रोजेक्ट्स टाइम पे बनेंगे, निर्धारित राशि में बनेंगे और देश की जो वर्षों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। और उसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो आज 100 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स सरकार ने देश के समक्ष रखे हैं, ये प्रोजेक्ट्स इस पीएम गति शक्ति के माध्यम से तेज गति से लगे, इसका काम किया जा रहा है, जिससे प्रोजेक्ट्स जनता के लाभ, जनता के काम में आ सके। ज्यादा हो गया भाई, अब कितना परेशान हो रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने अगर आपको बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं समझता हूं जब एक मौका मिलता है तो हम सब ने भी देश की
जो सही माने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। कल ही माननीय किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के सभी माननीय सांसदों के साथ मेरी बैठक रखी थी, जिसमें मैंने, वैसे तो इसकी जानकारी कई दिनों से केरल में भी हम दे रहे हैं, सभी जगह दे रहे हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी इंडस्ट्री को बुलाया, टायर इंडस्ट्री को। हमने कहा भाई आपको ही रबर लगता है, हमारे किसान ज्यादा रबर उत्पादन करें, इससे आपकी इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, लाखों किसानों को भी लाभ होगा, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी सुधरेगी तो देश का भी नाम बढ़ेगा, शान बढ़ेगी। तो हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया, बिना सरकार का 1 रुपया लगे कि वो 1100 करोड़ रुपए लगाएंगे टायर इंडस्ट्री भारत की। और मैं धन्यवाद करूंगा कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो भारत का उद्योग जगत पूरी ताकत के साथ देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा होता है। 1100 करोड़ वो खुद लगाएंगे, जिससे 2 लाख हेक्टेयर, अध्यक्ष जी छोटा नहीं है, 2 लाख हेक्टेयर में अब रबर प्लांटेशन निजी निवेश से बना पाएंगे। वो 60 साल तक इसको सपोर्ट करेंगे और फिर इसका जो रबर बनेगा उसको पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से, जैसा आज बेचते हैं, हमारे रबर प्लांटेशन चलाने वाले छोटे बड़े सभी कारोबारी या किसान उसको बेच के फिर तो वर्षों वर्षों दशकों तक उनकी कमाई सुनिश्चित होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई सोच ये सरकार देश के समक्ष लाती है। एक माननीय सदस्य ने बड़ा अजीबोगरीब बात की, जो आप मेरे ऊपर आलोचना कर रहे हैं कि मैं ज्यादा परिपेक्ष दे रहा हूं और आपके छोटे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपको लिखित भेज दूंगा, चिंता मत करिए। और जिन्होंने भी रेलवे वगैरह में इतनी सारी डिबेट्स हुई हैं, जो प्रश्न उठाए, सबको पत्र मिला है जवाब के साथ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े रेट्स हो रहे हैं देश में और उसके कारण भारत का उद्योग निवेश नहीं कर रहे देश में। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। रेट का और इन्वेस्टमेंट का संबंध मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, अगर कोई चोरी करे तो ये सीना चोरी नहीं हो सकती है कि हम राजनीतिज्ञ हैं या हम बड़े उद्योग के हैं तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई देश में प्रावधान है क्या? कोई कानून है क्या ऐसा कि राजनीतिक हो तो आपके गलत काम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप बड़े उद्योगपति हो तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा उसकी। और इस देश ने इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतनी लोकप्रियता दी है, क्योंकि उनको पहली बार एक प्रधानमंत्री दिखता है जो बिना भेदभाव के बड़े से बड़े व्यक्ति को अगर वो गलत काम करे उस पर कार्रवाई भी करने को तैयार है और पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराने को तैयार है। इसी प्रकार से एक कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोग, हाई क्लास पीपल, प्रिफर टू पुट 1 foot आउटसाइड, thus making them NRI। अब हम तो सोचते हैं पूरी दुनिया जिस प्रकार से निवेश कर रही है भारत में, वो दर्शाते हैं दुनिया भारत में आके काम करना चाहती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है और फिर देश से भागता है तो उनके लिए भी हम भगोड़ों के लिए भी कानून लाए कि भगोड़ों को भी कैसे वापस लाया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी मौके ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है, तो मेरा मानना है आज भारत से बेहतर अवसर दुनिया के कोई कोने में नहीं मिलेगा। इंडिया इज द डेस्टिनेशन। और मैं तो लगातार इस विषय में देश और विदेश में भारत के उद्योग और विश्व में इस चर्चा में लगा रहता हूं। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया के निवेशक भारत में आना चाहते हैं। यही तो कारण है कि 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष पिछले रिकॉर्ड तोड़ के अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जिसके कारण अध्यक्ष जी जो कमजोर विदेश मुद्रा की स्थिति से मैंने शुरू किया था 2013 की, जिसके कारण देश को फ्रैजाइल 5 और एक कमजोर अर्थव्यवस्था करार कर दिया गया था, आज हमारे पास $630 बिलियन से अधिक, और $630 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, बड़ा अमाउंट होता है सर। भारत का कभी भी ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिला लें
और उसके साथ एफडीआई और रेमिटेंसेस जोड़े तो हमें 70-80 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड जैसे गंभीर समय में भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की तंगी नहीं आई, ना निवेश की तंगी आई, क्योंकि आज विश्व को भारत में एक मजबूत और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखती है। विश्व को और निवेशकों को आज 135 करोड़ लोगों की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत दिखती है। उनकी आशाएं, अपेक्षाएं एक अच्छा जीवन की, जिस प्रकार से आज लोगों में एक डिमांड थ्रस्ट है, लोग नई नई चीज चाहते हैं। जैसे कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को जब हमने घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उस घर में वो मशीन भी लगाना चाहते हैं, एयर कंडीशनर भी लगाना चाहते हैं, फ्रिज भी लगाना चाहते हैं। तो हम पीएलआई स्कीम के माध्यम से एसी यहाँ पे बने, एलईडी लाइट यहाँ पे बने। तो एक जिसको कहते हैं चारों तरफ से प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग ऐसी होती है कि निवेश भी आए भारत में, उद्योग भी भारत में लगे, भारत की डिमांड भी मीट करे और विश्व में भी भारत की आन बान और शान को बढ़ाए। और इसके माध्यम से हमारे युवा युवतियों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है हमारा युवा, वो जॉब क्रिएटर बनते हैं, जॉब सीकर नहीं। आज लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। मैं आईटीपीओ का सर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान का रिहैबिलिटेशन, उसको अति आधुनिक विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सर हमें आदमी नहीं मिलते हैं, कारीगर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से रोज काम में तकलीफ आती है। आज लोगों के पास अवसर है, लोगों के पास कमाई के अलग अलग तरीके हैं और इसी के वजह से आज देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक कहा गया कि नेचुरल रबर के जो रेट्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी के, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते? आपको जान के हैरानी होगी कि भारत डब्ल्यूटीओ में जब हमने हस्ताक्षर किए, ज्वाइन किया, तब हमने अलग अलग वस्तुओं पे बाउंड रेट्स एक्सेप्ट किए। अब नेचुरल रबर पे भी एक बाउंड रेट है डब्ल्यूटीओ में, और वो तब तो हमारी तो सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। 1 जनवरी 1995 1995 किसकी सरकार थी अध्यक्ष जी? जिसने भारत के हाथ बांध दिए, जिससे भारत में अगर हमें जरूरत पड़े कि नेचुरल रबर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, जैसे कुछ माननीय सांसदों ने डिमांड की, तो ये बाउंड रेट्स किसने इस देश में लाए? 1995 में लाए। एक जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने बात की, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भारत ने बहुत तेज वृद्धि की है। कोविड के बावजूद हमारे किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया और निर्यात भी बढ़ाया। जैसा मैंने कहा, 50 बिलियन का निर्यात अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 3,75,000 करोड़ एक ही वर्ष, और यह आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि अब हम गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का महीना पहले जब फोन आया कि गेहूं के बड़े अवसर है दुनिया में, कैसे बढ़ा रहे हो, तो मैंने बताना शुरू किया ये बोलते बट सबसे जरूरी बात तो तुमने देखी नहीं। मैं भी चौंक गया। उन्होंने कहा गुणवत्ता, क्वालिटी। जो भी गेहूं भारत से जाए वो ऐसी क्वालिटी की हो कि परमानेंट हमारे किसानों को एक मार्केट मिल जाए और विश्व में जो लोगों का स्वाद है वो भारत की गेहूं का स्वाद बन जाए। इसी प्रकार से चावल, चाहे बासमती हो या नॉन बासमती, आज पूरे विश्व में किधर चले जाओ तो प्रीमियम पे मिलता है भारत का चावल, प्रीमियम पे। ऐसे हमें, और इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो फूड स्टैंडर्ड्स हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हो। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, ये दो विषयों के ऊपर ये सरकार
पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमें भारत को एक ऐसा दर्जा दिलाना है विश्व में कि भारत का बना हुआ माल आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये अच्छा माल है। भारत की ब्रांड विश्व में प्रसिद्ध हो, भारत की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो, और इसी दिशा में एक प्रकार से एक पहला पड़ाव इस वर्ष 400 बिलियन यानी 30 लाख से अधिक निर्यात होने से ऐतिहासिक जो उपलब्धि देशवासियों की हुई है, इसको सही माने में मैं समझता था कि शायद ये सदन जब चर्चा हो रही है इसके बारे में खुद को शाबाशी दे, चाहे विपक्ष हो सत्तारूढ़ पार्टी हो, सवाल नहीं है। इसमें हम सब एक प्रकार से स्टेक होल्डर्स हैं। जो चीजें अच्छी होती हैं उसमें राजनीति क्यों करनी, उसमें तो हम सब मिलके हमारे किसानों को, हमारे एमएसएमई उद्यमियों को, हमारे छोटे बड़े उद्योगपतियों को, हमारे जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स चाहे सॉफ्टवेयर हो, आईटी हो, बीपीओ, इन सबको हम क्यों नहीं शाबाशी दें? क्यों नहीं ये पूरा सदन मिलके थपथपाए अपने टेबल को और देश में एक संदेश दे कि बिना भेदभाव के कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सब गर्व करते हैं हमारे निर्यातकों पे, उनका भी उत्साह बढ़ेगा, उनको भी भविष्य में और ताकत आएगी, वो भी हिम्मत से हम सबके पास आएंगे कि भाई कुछ दिक्कत होती है तो कोई भी हमारा माननीय सांसद उसको लेके आ सकता है। तो मैं समझता हूं अब समय आया है कि जिस प्रकार से विश्व देश की तरफ उत्साह और पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, हम भी थोड़ा एक ओपन माइंड से अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें, अपने देश की तेज गति से जो बढ़त हो रही है उस पर गर्व करें। जो भी क्षेत्र भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजनीति से उठकर हम सभी ने, पूरे सदन ने इसकी प्रशंसा, जिससे देश में एक उत्साह बढ़े और इसका उत्साह का लाभ राज्यों को भी मिलेगा। उससे जीएसटी कलेक्शन जो ऑलरेडी महीने के बाद महीने रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों को अच्छा सामान, अच्छी गुणवत्ता का सस्ते दाम पे मिलेगा। हर प्रकार से ये हर देशवासी का सपना पूरा करने के एक माध्यम है। मैं समझता हूं नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, इस सोच के साथ हम सब अगर जुड़ते हैं तो ये देश और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस अटल विश्वास के साथ हम अपने काम में निरंतर लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नो I raise a very serious concern. The government is trying hard to grant BS to Kaplam. Kaplam is unprocessed rubber. The BIS is needed to import the Kaplam. In our neighboring rubber producing countries, 25 rupees only per kg for Kaplam. If the government gives BIS to the Kaplam, the Kaplam is imported to our country, very serious issue. 10 years by 240 6 घंटे चर्चा करने के लिए समय दिया था, 4 घंटे तय था। समर्ग बोल रहे हैं सब। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में ही अपनी बात शुरू करने के पहले आप सबको कहा, आश्वस्त किया, सबका लिखित में जवाब देंगे। सबने विषय उठाए। मेरे पास तो आखिर विभाग का तो काम है, इतने सारे पेपर्स, हर एक व्यक्ति जवाब है, लेकिन क्या मैं उससे देश का मनोबल और उत्साह बढ़ा पाऊंगा? क्या उससे आपको परिप्रेक्ष्य आएगा किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है? मैं समझता हूँ उद्योग और वाणिज्य को राजनीति में ना घेरे, इसको देश के समृद्धि का ध्यान बनाए। आपके सब विषयों का हम आपको जरूर जवाब देंगे। श्री सुरेश कोडिकुन्नल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर
3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा। प्रश्न ये कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11 के सामने दर्शाए गए मार्क्स के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। गौरव गोगोई जी, क्या कहते हैं आप? बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये मौका दिया है। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारे आदरणीय लीडर ऑफ जो पार्टी श्री अधीर रंजन चौधरी जी, उनका जो दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है कि जब देश के किसी भी कोने में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है, जुल्म हुआ है, तो जुल्म के समय उनके साथ जाके हम अपनी संवेदना प्रकट करें। यही उनकी मंशा थी कि वो रामपुर हाट में जाके वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है पश्चिम बंगाल में, उनको वो सहानुभूति देने के लिए गए हैं। लेकिन वहाँ की राज्य सरकार की जो पुलिस है 90 किलोमीटर दूर बोलपुर में उनको बांध करके रखा है। ये क्यों? वहाँ की राज्य सरकार, हम अपनी संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, ताकत देने जा रहे हैं, इंसाफ देने जा रहे हैं, क्यों उनको रोका जा रहा है? सर, ये बहुत ही आज के तारीख में बहुत ही गलत, हम चाहते लोकतंत्र पे ये एक प्रहार है। सुदीप जी, नो Sir, this issue was discussed yesterday. Honorable Prime Minister has also made some comments which we appreciate. I was called by Mr. Amit Shah and I met him just now and we had... No, please. No, सुदीप जी आप बोलिए। सुदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइटम नंबर 20। Sir, I had a talk with Amit Shah ji just now. मेंशन कर देना। And he categorically gave us a hearing. He also responded that ये विषय पर कोई राजनीति नहीं है. He agreed to this. And उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना होगा, firm punishment to be given. आइटम नंबर 20। टाइम सर 21 व्यक्ति अरेस्ट हुआ, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग से संबंधित अनुदान की मांगा। आप सभा में पतन और पोत एवं परिवहन जलमार्ग से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 78 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। अब मैं उपस्थित जिन मान्य सदस्यों ने पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग संबंधित अनुमांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रचालित किए गए, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चा भेज दे, जिससे कि उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो वे प्रस्तुत करना है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं में दर्शाए गए वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर रखा जाए। TN प्रतापन जी, प्लीज जाइए अपनी सीट पे, बैठ जाइए प्लीज, अपनी सीट पे जाइए प्लीज, ये सदन है, प्लीज जाइए अपनी सीट पे। नो माननीय सदस्य,
Honorable Speaker, sir. It was World No, माननीय सदस्य, no. TN प्रतापन जी. Sir, House not in the order. आपको जो करना है यहाँ सदन के अंदर TN प्रतापन जी बोलेंगे, आप आपस में चर्चा न करें. नो, कोई रिकॉर्ड में नहीं हुआ, आप आपस में बात करते रहो. नो. Honorable No. Speaker, sir. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. Sir. TN प्रतापन जी. सर हाउस ऑर्डर में बोलो सर. हाउस ऑर्डर में बोलो सर. हाउस ऑर्डर में बोल दो सर. प्लीज बैठिए. बहुत हो गया, बैठिए. प्लीज बैठिए. मैडम, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए. TN प्रतापन जी, ऐसा नहीं चलेगा सदन. Honorable Speaker, sir. व्यक्तिगत बातें इनकी नहीं होती और व्यक्तिगत बातों में संयम और मर्यादा रखनी चाहिए. ये सदन है. TN प्रतापन जी. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Sir, our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85. Bangladesh come at 99. One second, Pradhanji, 1 second. Let the House be in order, please. 1 second. Yes, please, those members. Yes, Pradhanji. Let all the members are requested to please maintain the order of the House. Please. Those who wish to go out, please go out, please. Minister sir. Yes. Yes. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Our rank is 136. We are in the last 10 countries with happiness. Our neighboring countries are performing better than us. Nepal is at 85. Bangladesh comes at 99. Pakistan is 103. Our rank is 136. Happiness report is prepared by 6 factors: GDP, life expectancy, corruption, economy, fraternity and freedom are those 6 factors. In global hunger index and in press freedom index also, we are in a very poor position. Every moment since 2014, we are falling down. Our dignity torn apart in front of the world. Please, Sudipta. This government has looted happiness of our people. Madam, please. He's speaking now. To such governments, please. As to their budgets, what should we comment? Yet, I have something to register, and I would like to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 11 തുറമുഖങ്ങൾ അദാനിയുടെ കയ്യിലാണ് സാർ. സാർ, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ സാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. Please try to avoid please try to avoid the names, please. അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി സാർ
അദാനിക്ക് പോർട്ടുകൾ എയർപോർട്ടുകൾ കൊടുത്തു സാർ. No, please, you cannot make an allegation like No, this. sir, allegation. No, please. No, sir. Pradhapan, if you want to make any allegation against the Prime Minister or against any minister, please wait. Please give it in writing in advance. Notice should be given. Without that, it cannot be. That will not be there on the records. Please. Sir, നമ്മുടെ പോർട്ടുകൾ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകൾ 11 സാർ ഇന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ്. സാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി പോർട്ടിൽ 7,100 സാർ 21,000 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ, 7,100 കിലോ ഹെറോയിൻ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. സാർ ഈ അതിർത്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലുള്ള പോർട്ടുകൾ ഈ വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. സാർ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററോട് പറയാനുള്ളത്, പോർട്ടുകൾ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പോർട്ടുകൾ പലതും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പോർട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതുമായി അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ്. സാർ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് സാർ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിഴിഞ്ഞം. സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടിലെല്ലാം ഇതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടെ നിന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു വരികയാണ് സാർ. അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തുക, പോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. സാർ, ആഫ്റ്റർ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി, traditional fishermen are most unprivileged community in our country. Their life is getting miserable day by day due to many reasons. Repeating natural calamities, unscientific coastal developments, and other problems related with climate change are some important issues that our fishers are facing. Going out to the sea for fishing is very risky and dangerous. Sir, I was born in a traditional fisherman family. My father and elder brother were active fishers. I also used to go for fishing in the sea. Therefore, I know how dangerous every time our fishers are going to sea. But they are not living a better life at any point of their lifetime. We shall have a complete welfare package aiming traditional fishers in marine and inland sector. Now our blue economy concept is an exploitation of the efforts of our fisher folk. Our economy will have benefits, but we shall give priority to our traditional fishers first. Hundreds of fishers and boats are detained in Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Seychelles, etc. Government shall interfere diplomatically for their unconditional release. Sir, ഇത്രയും ദുരിതപൂർവമായ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോർട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും മത്സ്യമേഖലയെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സാർ പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. സാർ, കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, മുജിരിസ് പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തമിഴ് സംഘകാലത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സാർ മുജിരിസ് പോർട്ട്. ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ, അറബികൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പൈസസ് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി പായക്കപ്പലിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് സാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്. സാർ, ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാർ 10 കോടി രൂപയാണ് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നത്. സാർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോർട്ട്
മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ആ പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായ പാക്കേജും സൗകര്യവും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാർ, ഇനി ആ പോർട്ട് പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർവേസ് സാർ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളൊരു വാർത്ത, കൊല്ലം പോർട്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിന് സ്വന്തം കൊല്ലം പോർട്ട് അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളെല്ലാം, പൊന്നാനി പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളിലും ഈ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ ഗമനാഗമനം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാർ, ഒന്ന്, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നില്ല, പോർട്ടുകൾ യഥാസമയത്ത് വാർപ്പുകൾ വലുതാക്കുന്നില്ല, അവിടെ ആവശ്യമായ ഡെവലപ്മെന്റ് യഥാസമയത്ത് നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പോർട്ടുകൾ, കൊല്ലം പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോർട്ടുകളും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാനും അവിടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്താനും നിലവിൽ കപ്പലുകളെല്ലാം അവിടെ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഗമനാഗമനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയന്തരമായ സഹായം പോർട്ടുകൾക്ക് നൽകണം. കേരളത്തിലെ പോർട്ടുകളെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ. സാർ, ഇനി നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സാർ, നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആധാരശിലയാണ് സാർ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ. ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും വലിയ വരൾച്ചകൾ നേരിടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ശുദ്ധജലം സമ്പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും അനിവാര്യമായ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം സാർ. സാർ, അതില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യമുനാഘട്ടിൽ പോയി. യമുനാഘട്ടിൽ പോകാനുണ്ടായ കാരണം, ഈ സീസണിൽ അവിടെ സൈബീരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പക്ഷികൾ വരും സാർ. ആ സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീഗൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ പക്ഷികളുണ്ട്. അത് യമുനാഘട്ടിൽ, കാശ്മീരിനടുത്തുള്ള യമുനാഘട്ടിൽ പോയാൽ സാർ അത് നമുക്ക് ഈ രാവിലെയും സന്ധ്യയ്ക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ കുടുംബസമേതം യമുനാഘട്ടിൽ പോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സാർ. യമുനാഘട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടാൽ ദയനീയമാണ് സാറ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ വൈകാരികത ഞാൻ ഇതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ബട്ട് വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് യമുനാഘട്ട്, ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ് because Yamuna is a river which thousands of people worship as God and love as their mother. This holy river is filled with toxic waste. The color turned black and any living organism cannot survive. It hardly flows with very bad smell also. This is the same condition of almost all rivers in our country. Millions of rupees spent every year to clean and protect rivers in India. But the reality is no river in the country is clean. Sir, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജലാശയങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി. നമ്മുടെ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പുണ്യ നദി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്ന യമുന നദിയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സാർ, അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ കുറെ കൂടി ഗൗരവമായി വേണം. സാർ, കേരളത്തിലെ കാര്യം സാർ, കേരളത്തിലെ നദികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ 44 നദികളുള്ള കേരളത്തിലെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങയുടെ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ജലപാത ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലാണ് സാർ. അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസും തേർഡ് ഫേസും കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയാണ്. കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായി വരെയുള്ള ഈ ജലപാത കേരളം 3 സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ആദ്യ ഫേസ്, ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ പണം നൽകണം സാർ. അതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോട്ടപ്പുറം കോഴിക്കോട് കല്ലായി കനോലി കനാലിന്റെ ഈ ദേശീയ ജലപാത തേർഡ് ഫേസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാർ അവിടെ പാലങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഫുട് ബ്രിഡ്ജസ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കറുകൾ സാർ, ഇതൊന്നും പുതുക്കി പണിയാൻ വേണ്ടി ഭൂമി അക്വസിഷൻ, ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആവശ്യമില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ പണം
ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ എതിർക്കുന്നു സാർ. Thank you, Sri T.N. Prathapanji. Now, Sri Dilip Shikayanya. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इस बजट वेज मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपना पक्ष रखने का हमको अवसर प्रदान किया। मैं अनुदान की मांगों को समर्थन करता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश चौतरफा प्रगति के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया है। साथ ही में आई वुड लाइक टू थैंक्स और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी. Speaker sir, as the country knows, the country's maritime sector plays a crucial role in its overall trade and growth, with 95% of the country's trade volume and 65% of the trade value being undertaken through maritime transport. The long and contiguous coastline spanning 7,500 kilometers and extensive navigable inland waterways provide an excellent opportunity to tap an environment-friendly, water-based modal transport which can complete rail and road-based cargo management. To make India one of the top maritime nations in the world, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, MOPSW, has prepared a Maritime India Vision 2030, MIV 2030. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji unveiled and launched the vision document during Maritime India Summit 2021. Maritime India Vision 2021 would involve an investment of over rupees 3 lakh crore and unlock annual revenue potential for major ports immediately. So what are the aims and objectives of MIV 2030? Speaker sir, rupees 1.25 lakh crore investments planned in augmenting the infrastructure of major ports. First, to develop mega capacity ports in high potential areas of Gujarat, Maharashtra, Orissa, West Bengal, northeastern states, and other clusters at an investment of over INR 80,000 crores rupees. Increase the transshipment volumes of Indian cargo at Indian ports from 25% in 2020 to more than 75% by 2030 by operationalization of the port and development of transshipment zone at Galathea Bay in Andaman and Nicobar Islands. Sir, the vision is promoting waste to wealth through sustainable dredging and domestic ship recycling. Enhance cruise infrastructure by developing dedicated cruise terminals at 12 selected major ports. Promote development of 5 themes for cruise tourism, that is pilgrim, heritage, Ayurvedic and wellness, island tourism, and regional international circuit, India, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. Sir, facilitate global cruise liners to make India their home port. Strengthening the maritime institutions to enhance India's training and development capabilities at par
with global standards. This would also help in increasing India's share of seafarers from 12% to more than 20%, sir. So, this is the major aims and objectives of MIB 2030. So, how we can achieve this goal? What are the parts? What are the vision of our Honorable Prime Minister and what the ministry done in the last 7 years? Sir, we have 3 acts, as you know, the Major Port Authorities Act 2021. That act, ये संशोधन किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण ये 2020-21 में ये मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 हमने इसको संशोधन किया, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय, द लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया टू फेस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल and management upon the boards of major ports authorities. Next, the legislation ensures that the major ports transit from present service model to landlord model, whereby the ports would provide basic facilities which would be run by PPP on design, build, finance, operate and transfer DBFOT model, sir. The legislation empowers major ports to perform with greater efficiency on account of increased autonomy in decision making and by modernizing their institutional framework. The legislation also provides authority to abolish tariff authority for major ports, TAMP, and empowers the board of each major port authority to fix its own tariff. It is to be noted, sir, the port authority will fix its own tariff scale of rates for usage of port assets and services by the users. Similarly, PPP concessionaires in public-private partnership projects have been given the power to fix tariff based on market conditions and such other conditions as notified. Speaker, sir, the next एक्ट which was जो कानून 2021 में हमने संशोधन किया, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021. इस कानून में भी to promote inland water transport across the country, the government has enacted new Inland Vessels Act 2021. The act replaces the Inland Vessels Act of 1917. Noted, sir. The act was enacted in 1917. And will promote, among others, development of trade, commerce through seamless movement of vessels across the country. The 1917 Act had provisions for restrictive movement of mechanically propelled vessels within the jurisdiction of the state government, requirement of endorsements, limited applicability and validity of certificates, non-uniform standards and regulations that varied from one state to another led to hindrances and hurdles in seamless navigation across states' development of the sector. The new legislation will cater to modern and contemporary needs and development of the inland water transport sector. It will help realize the potential of Indian water transport and promote it as a supplementary and eco-friendly mode of transport to congested road and rail network for movement of cargo passengers. The third act, Marine Aids to Navigation Act 2021. The act received the assent of the President on 30/7/2021. The act replaces the old Lighthouse Act, which was enacted in 1927. Noted, sir. This was enacted in 1927. After 6 years, हमने ये संशोधन किया. The act replaces the old Lighthouse Act 1927 and incorporates the global best practices, technological developments,
and India's international obligations in the field of marinage to navigation. The new act will facilitate harmonized and effective functioning of aids to marine navigation and vessels traffic services along the Indian coastline. Sir, this is a 3 act which was enacted and which was जिसके कारण हम सब लोगों ने आज Yes, Dilip Sakhe, yes, sir. No, sir. हमने पास किया, no. All these legislations are passed by this house. So, I would share some few achievements. Yes, please. Some few achievements of the department in last 7 years under the visionary leadership of Narendra Modi. Please come to that. Please. The competitive statement, I want, किसी को मिर्ची लग सकता है, लेकिन मैं अनुरोध कर सकता हूँ, किसी को मिर्ची न लगे. जो काम हुआ है 7 साल में, उसको सुनने का भी एक उनका भी धैर्य होना चाहिए. Sir, the competitive statement I am laying before also in the table. Due to various interventions for ease of doing business made by the ports under the ministry, India's ranking in trading across borders improved from 132 in 2014 to 86 in 2020, sir. Next, the cargo handling capacity of the major ports doubled to 1,560 million metric tons per annum MMTPA from 800 million metric tons per annum in 2014. Mind, sir. 800 MMTPA in 2014, and we have achieved in last 7 years 1,560, almost doubled and more than doubled, sir. The cargo handling capacity of the non-major ports also increased to 1,000 million metric tons per annum MMTPA from 689 MMTPA in 2014, sir. In 2014, it was 689, and in our regime, it is increased to 1,000 million metric tons per annum, sir. Turnaround time of vessels container reduced substantially to 27.38 hours in 2021 as compared to 41.76 hours in 2014, sir. Next, average draft in various ports also improved from 12.5 meters in 2014 to 14.5 meters in 2021. The plan is afoot to increase it to 18 meters by 2030 to enable the ports to handle capsize and bigger vessels. The dragging cost per annum, which was 2,500 crore, has been substantially reduced to rupees 819 crore per annum due to several policy interventions for improving business practice and transparency in administration, sir. Total operational income of the major ports also increased, sir. It is from 9,162 crore in 2014 to rupees 14,690 crores in 2021, sir. It was 9,000 crores, and in our regime, in our leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it increased to 14,700 crores in 2021. The number of cruise passengers also increased manifold since 2014 from 1 lakh to 4,68,000 in 2020. Inland waterways, sir. The total number of inland waterways increased from 5. It was 5 in 2014, sir. It is increased to 111 in 2021, sir. An amount of rupees INR 1,619 crores was spent. 58 crores per annum, sir. For the development of national waterways since financial year 1986 to 2013-14. However, with growing focus towards inland water transport sector, expenditure of approx
INR 4,644 crores has been incurred during last 8 years. That is since financial year 2014-15 until financial year 2021-22. The multi-modal terminals on national waterways increased from just 1 to 2014. It was in 1. 2014, the multi-modal terminals, 1. Only 1 in UPS regime. It is increased to 4 in 2022. The inland water cargo increased manifold in these 8 years, sir. From 16 million metric ton in 2013-14 to 96 million metric ton till February 2022 during 2021-22, sir. Leap Sakhaji, how much more Just time required? 5 minutes, sir. 5 minutes. Okay, sir. Please. Please conclude within 3 minutes, please. Okay, sir. Ports of call under Indo-Bangladesh Protocol route increased from 5 in 2014. It was only 5 in 2014. Indo-Bangladesh Protocol road ports of call. It is increased to 13 in 2020, sir. This is the sequence, sir. This is the success story of our shipping, port, and inland waterways department, sir, under the leadership of Narendra Modi ji, sir. सर नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ. थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट 95% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज सराउंडेड बाय द फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज. हमारे पहाड़ है, जंगल है, सब है, लेकिन हमारे संपद भी है, संभावनाएं भी है. हमारे पास गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र, बराक से लेकर इधर सारे बांग्लादेश के हमारे जल हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में वो साधन नहीं था, वो हमारे प्लानिंग नहीं था, परिकल्पना नहीं था, विजन नहीं था हमारे सामने, जिसके कारण हमने कुछ नहीं कर पाया था. Shipping, waterways, ports, opening speaker from Assam. Yes. Because Ministry is also from Assam. Northeast get a major share in this success story. Sir, inland waterways की जो कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से, जो जल परिवहन विभाग के माध्यम से हमारे साथ पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए मोदी जी ने जो हमको जो उत्साहित किया है, हमको जो सपोर्ट किया है, ये काबिल तारीफ है, सर. मोदी जी केवल भारत का प्रधानमंत्री है ऐसा नहीं है, अभी वो विश्व के नेता भी बन गए हैं और पूर्वोत्तर के एकमात्र अभिभावक के रूप में पिछले 70-75 साल में मोदी जी ने अपना भूमिका निर्वाह किया है, सर. पिछले 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयासों के कई नतीजा है कि आज देश के 24 राज्यों में फैले 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है और देश भर में लॉजिस्टिक कॉस्ट को एक मजबूती प्रदान, इकोनॉमिक सिस्टम में एक मजबूत करना है. महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूँ, इनलैंड वाटरवेज की संख्या 19 वो तो हम बोल लिया है. देश में वाटरवेज कार्गो मूवमेंट में सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र में हो रहा है? लो कॉस्टिंग, इको फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट, रिडक्शन ऑफ रोड एंड रेल कॉग्निशन एंड टाइम सेविंग. ये सबसे बड़ा हमारे फायदेमंद विषय है. आज नॉर्थ ईस्ट में महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद चित्तगंग पोर्ट जो बांग्लादेश में स्थित है, आजादी के पहले भारत में ही था. चित्तगंग पोर्ट बांग्लादेश में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, मतलब जो नहीं जाना चाहिए था. हम भारत के विभाजन को भी हम दिल से हमने सपोर्ट भी नहीं किया था, फिर भी करना पड़ा. कुछ ऐतिहासिक इसका भूल है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे. आपका 5 मिनट हो गया ना, समाप्त कीजिए. मैं महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद चित्तगंग पोर्ट भारत सरकार के अधीनस्थ नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल कूटनीतिक प्रयासों से भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ और पहली बार कार्गो शिप हल्दिया कोलकाता होकर सोनामुरा त्रिपुरा तक पहुंचा, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, सर. ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के सदिया से बांग्लादेश सीमा पर 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर वाटरवेज 2 का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है, जिसकी घोषणा 1988 में हुई थी.
इसमें 2025 तक हमने इसको पूरा करेंगे। 90% काम हमारा पूरा हो गया है अध्यक्ष महोदय, ये भी हम बताने के लिए हम आज गौरव महसूस कर रहा हूं। इसका ट्रायल भी हमने चालू कर दिया है। अभी हाल ही में गुवाहाटी में हल्दिया से लेकर के 2000 टन लोहे हम वहां से असम के पांडु घाट तक लेके गया, जहां हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी खुद उपस्थित थे। असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी उपस्थित थे। अंतर्देशीय जलमार्ग अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के लिए उपयुक्त से ये हम सब लोग असम पूर्वोत्तर के बारे में समाप्त कीजिए। सैकिया जी समाप्त कीजिए प्लीज। समाप्त करता हूं मैं। लास्ट में आप बार बार समाप्त करने के बोल रहे, समाप्त करने का विषय नहीं है ये, इसको हम आगे बढ़ाने का विषय है। आपने 5 मिनट को हम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, आपने 5 मिनट मांगा, 5 मिनट हो गए। जी जी जी, इसको बहुत आगे बढ़ाने का विषय है, आगे बढ़ाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारे इस जल मार्ग से कार्गो से हम जितना भी हमारा देश के अर्थनीति को जोर दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, ये डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है। हमारे सामने लक्ष्य तय किया है, हमको $5 बिलियन हमको ये इनकम करना है अगले 5 ट्रिलियन नहीं, हमारे लिए 5 बिलियन बोला है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा। 5 ट्रिलियन देश के लिए है, पूरा देश के लिए है। हम लोग अभी तक $3 ट्रिलियन में पहुंचा है मोटामोटी। $5 ट्रिलियन तक हमको जाना है, लेकिन $5 बिलियन हमको एक्सपोर्ट हमको करना है, ये हमारा आग्रह है। तो मैं फिर से एक बार इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, पूरे सदन को आज इसका लाभ पूरा देश को मिल रहा है। और सिपेस्ट इको फ्रेंडली और देश के अर्थनीति को मजबूत करने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला ये विभाग के जरिए हमने जो अचीवमेंट हमने अभी तक किया है, इसको सपोर्ट सब लोगों ने करना चाहिए। किसी को इसके विरोध में, अगर किसी को कोई कुछ काम करना है तो बोलिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट के विरोध में, काट मोशन के विरोध में, इस प्रस्ताव के विरोध कुछ मत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। डॉक्टर वी कलानिधि जी, प्लीज ट्राई टू अवॉइड द स्लोगन्स एट द एंड ऑफ द स्पीच। Very much, sir, for permitting me to speak on the demands for grants under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways 2022-23. So, shipping is not anything new to India, sir. Ancient India has had documented several kingdoms which have had trade routes where they have traveled to seas, through the seas. They have traveled to several countries abroad, like countries like Indonesia, China and Rome. And from the ports of Pumbuhar and Arikamedu in Tamil Nadu, we have had so much of trade relationships. And these trade relationships have been exemplified by the visit of 2 Chinese premiers, sir, who had visited Mahabalipuram. This shows the relationship that the ports of the southern state of Tamil Nadu, which have had in the past. The premier Zhou Enlai and Xi Jinping, they both have visited Mahabalipuram, and they show the ties which they have had during the ancient period, sir. Sir, even during the British India, there was a British India shipping company, sir, and that was playing a monopoly. And in 1906, a freedom fighter from Tamil Nadu, Vavu Chidambaram, he had started his own Swadeshi shipping company, where he got 2 ships, and these were having trade routes from Tamil Nadu and Sri Lanka. But the British government did their best to close down the company, got him arrested, and he was sentenced to 2 life terms. And he was sadly forgotten by probably most of the people. And luckily, the Thoothukudi port has been named after him, sir, which is doing an extremely good job of doing their port activities. In fact, during the Republic Day parade of in India over here, the last January, Tamil Nadu government had proposed to send a vehicle to portray all these leaders, sir. Vavu Chidambaram, Subramania Bharadiyar, Velu Nachiyar. But sadly, the government did not permit that. But probably taking advantage of this, our Honorable Chief Minister, he has made these vehicles go all over Tamil Nadu and exemplifying their role in the freedom struggle, sir. In fact, Subramania Bharati, regarding the shipping, he has even sung a song where he has said,
வெள்ளிப்பனி மலையின் மீதுலாவுவோம், அடி மேலை கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம். It translates to, we'll stroll on the snow-clad mountains and seafare on the high seas. So he has been another freedom fighter who, through his poems, has kindled the interest right from children to adults about the freedom struggle, sir. So the earlier speaker was talking about the amount of growth which has been happening in the ports. He was saying that the amount of development which has happened in the last 7 years, I probably have to agree with him. But the question I have is, how much of these are happening through the government ports and how much of these are happening through private ports? In fact, if you take the statistics and see, you will find that the Adani Port Special Economic Zone is the one which is having the highest amount of growth. So all the statistics, the earlier honorable member from Mangaldoy, he had spoken. I would like to really question how much of that has come to the Indian government. Because if you see the amount of money which is being spent for the Sagar Mala project, the proposed expenditure is almost 6 lakh crores. And they have claimed that there are so many projects which are going to be implemented, but sadly, the ports which are there in Chennai, there are two government ports. One is the Madras port and the other is the Ennur port, Kamarajar Ennur port. So both these ports are operating only in the range of about 40 to 60% capacity. And just a few kilometers away from this port, we have Krishnapatnam Adani port. Sir, for this port, they have given a proposal to the government of India where they want to increase it to 3 times. So this is a project which involves acquiring about 6,000 acres of land. 6,000 acres, they are going to acquire 2,000 acres from reclaiming from the sea, 2,000 acres from the marshlands, and 2,000 acres which belongs to the private people. So they are planning to acquire this and give it to one particular person. And there are so many issues in expanding this port because adjacent to this Krishnapatnam port, there is a Pulikat lake. So environmental clearances cannot be provided for this, but somehow this project is being proposed and mooted by the government to benefit a single individual, sir. So this is totally unfair because not only will it affect the ecology over there, it will also affect the fishermen over there whose livelihood is at stake. So when you are claiming that there is so much of growth, I understand development is good and growth is good, but should it be happening to an individual private sector and rather than for the government of India and for the country? So similarly, the earlier speaker also spoke about the 7,500 kilometer coastline which we have and how best we can utilize this to enhance our economy. No doubt we can do that, but how many new ports major ports have been constructed in the past? Because this project has been implemented from 2015 to 2035. That is 20 years. Already 7 years are passed. Almost 33% of your time is gone, but how much of development has happened? If you look at the budget allocation for this ministry, they have given 2,244 crores, out of which 750 crores is the capital expenditure, sir. So when you're talking about a 6 lakh crore project, like the Sagarmala project, and you are saying that the capital expenditure is only about 750 crores, I'm wondering how long is it going to take for us, whether it's going, even by 2050 or 70 also, whether the Sagarmala project will be completed. So I would like to urge the government to take steps to ensure that the Sagarmala project be taken up in this current year itself with a lot bigger allocation. The reason why I say that is, after a pandemic, whenever there is a pandemic or whenever there is a recession, it is ancient traditions, or even kings those days, they used to build roadways and temples and all those things during recession or during a drought so that the people can be employed and probably your labor also can come out much cheaper. So taking up all these projects, be it road project or railway project or shipping projects, all these things, if the government can give a little bit of push, the huge unemployment which is being faced in this country can be mitigated to a certain extent. So I hope that the government will look into that and ensure that the port activity are taken up at a fast-track pace, sir. And also talking about the waterways, 14,500 kilometers of inland waterways we have. And the previous speaker had said that the previous government had only 5 national waterways, whereas now there are 111 national waterways which have been announced. I would like to say that the National Waterways 4, which connects Andhra, Tamil Nadu and Pondicherry, it is running for about 1,000 odd kilometers, sir. But even a DPR, I don't think has been made ready for the project yet.
I would like to ask the Honorable Minister, because several times I have written to the Inland Waterways Authority of India, asking them about the status of the National Waterways 4 project, which will be a huge benefit for the two states of Andhra and Tamil Nadu and also the Union Territory of Pondicherry. So I would urge the government to ensure this National Waterways is implemented at the earliest. The work should be started and completed at the earliest. So this will not only help in this period of unemployment. The other thing, the main reason why we want this is, whenever you're talking about transportation, it is a known fact that shipping is the cheapest mode of transport. If it costs you, say, roughly 50 paise to transport a ship, the cost of transporting it by road or rail is twice or even 4 times higher. So that way, the cheap mode of transport should be utilized and should somehow be made possible, and this benefit should come to our state. So I hope really that this government will look into it, sir. And also the previous speaker was talking about several bills. I would also like to talk about a bill where the Maritime Bill, this is something which is against fishermen. The fishermen in my state, and I'm sure the fishermen in Kerala also, will find that the new Maritime Bill, there is a proposal which is, I don't know, I mean, like, I've been told about this, I've been reading in the media, where they say that the fishermen are going to have licenses which are going to become expensive and punishments which up to imprisonment. Sir, fishermen are like agriculturists, sir. They are, in fact, they are probably a little bit more. They are doing something like a farming in the sea, laying their lives at risk. So there were so many people who have gone fishing and who have died. And even recently there was an incident where Tamil Nadu fishermen had gone and they were stranded in Burma during the cyclone, and we had to bring them back, and they had gone through such a horrible period in the sea. And they are the ones who have put India on the map, being the second largest fishing nation in the world. So when they have done so much, I don't think it is fair that the government is proposing to bring in a bill where they are going to be making their jobs and lives more difficult by passing this bill. So I hope that the government will look into this and ensure that the fishermen are taken into consideration, sir. And regarding this Adani port, this Kattupalli port, sir, the reason why they are expanding to such an extent when adjacent ports, Madras port and Ennur port, both are operating only at 40 or 50% capacity. So when the capacity is so low, why is it that a private enterprise is being promoted to grow to 3 times, 300% growth, with giving about 6,000 acres of land, 4,000 of which is government's? Why is the government giving the land? So I would like to make sure that this port is not given clearance, and I would like to ensure that the environmental impact assay should be done and proper care should be taken. And even the people over there, they are claiming that their consultations are not being held, where they are not called, they are poorly informed, and they are planning to have a consultation. And we have been insisting on the local collector over there to ensure that the meeting should be held fairly, where everybody's views should be taken into consideration. And if that is done, nobody will give a sanction for this, and I hope that the government will listen to reason and stop this project, sir. Thank you very much. Honorable Member Dr. Pratima Mandal ji. Sir, I rise to participate in the... Just a minute. Honorable members, those who want to give written speech may hand it over at the table of the House. Yes, please. Ma'am. Sir, I rise to participate in the discussion on the demands for grants under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for 2022-23. Sir, India is strategically located on the world shipping route with a coastline of approximately 7,517 kilometers. Maritime transport handles around 70% of India's trading in terms of value. It has 12 major and 200 non-major ports. As compared with other ports across the world, the numbers are not encouraging in India. Due to the lack of a deep sea port with 20 meters draft, mother vessels coming to India from anywhere in the world has to unload its cargo at transshipment ports like Colombo or Port of Singapore to load them into small ships and then sell it to Indian ports. This puts an extra burden of around rupees 16,000 per TEU. Not just these, all the ports are saturated and this leads to poor functioning. Sir,
there have been a sharp indication that the design of existing ports is inadequate to meet the current requirement for quick turnaround and handling of increased volumes. These causes delay in the feeding and evacuation of cargo and productivity of vessels. So there are around 14 institutions providing naval architecture degree to about 700 graduates per year in India, whereas the current country needs about 10 times more naval architecture and shipbuilding engineer per year. It is also predicted that there will be an 8% increase in the demand every year, with many of the students leaving India. The shortage of skilled architects will affect the industry. The intake capacity must be increased and women must be protected in the field. So instead of modernizing the ports, the government's 8 lakh crore Sagarmala project is causing some irreversible damage. Environmental effects on the coast with issues like coastal erosion as well as severe problems of degradation are being noticed. So governments are projecting or highlighting about the Sagarmala project, but the drawback should not be overlooked. Sir, around 352 ports had been identified to be implemented as major ports. A target of 3,200 million tons of ports capacity to handle 3,000 million tons of cargo was set to be reached by 2020. But in 2021, the total capacity stood at 2,562.85 MTPA. Not only these, the development of road network, electricity, and overall infrastructural development is also the need of the hour. The port productivity and efficiency also depend upon the quality and reliability of road and rail connectivity and adequate shortage and handling facilities. The lack of expressway connectivity between major ports as well as industrial clusters and high fuel cost make hinterland transportation inefficient and slow. Also, the container freight stations and business need to be organized efficiently through good management practice in space utilization. Sir, India has domestic industries which can produce some of the raw materials required in shipbuildings. Especially, India has competitive steel manufacturing, light engineering, and IT industries, which can offer the required products at economical cost. Thus, these should be boosted. Rather, the minister must highlight the government steps in this regard. Sir, in the 2020-21 budget, the Honorable Finance Minister had announced that by 2024, the ship recycling capacity of the country would be doubled. The minister had asked for a 60% raise in this year's budget in order to fulfill the aim, but the raise is negligible. Rather, the worrying thing is the fact that 48% of Alang's capacity remains unutilized. The main reason is non-compliance with environmental norms. Until and unless that is done, it will never get any ship enter from Europe, and at this rate, the target will never be reached. Sir, rupees 100 crore was allocated towards shipbuilding research. What has been the outcome of the project? And there has been no mention since. Also, the allocation of rupees 100 crore to Sagarmala indicates that government is relying heavily upon the private sector for its implementation, which is unacceptable. Sir, talking about the problem faced by the shipping industry, the Abg Shipyard Scam comes to the forefront. It is the same company to whom BJP government of Gujarat had allocated 1.21 lakh square meter of land at Dahej, Gujarat at 100% reduced rate. Despite the adverse report of CAG, the land was sold at 700 per square meter instead of rupees 1400. The company was caught in one of the highest scam, that is rupees 22,892 crore in 2016. But the FIR was lodged very recently in February of 2020-22. So why the delay? What is the current status of this case? And how is the government planning to bring back the lost amount? I would like to request the Honorable Minister to address this issue in his reply. Along with this problem, the current problem faced by the traders revolves around the ongoing war, as there have been sanctions on the Russian ports which are important to the Indian market. Not only that, huge number of obtaining containers are stuck in Russia, leading to a dearth of the same. Freight rates have gone high. Perishable items of export like fruits such as grapes are getting destroyed. In such a scenario, the traders as well as farmers
are severely affected. I would like to request the Honourable Minister to look into the matter and also enlighten the House on the steps taken by the government to combat the effects of war on the shipping and its dependent industries. Over here, I would also like to ask the Honourable Minister whether 21 standard sailors near the Black Sea were rescued or no. This I say so because I didn't get any update regarding the same matter. Sir, the shipping and port industry is plagued with regulatory and permission-related obstacles. Here I would like to take the opportunity to mention that Government of West Bengal has created a single window channel for all the works related to the non-major ports. Even the Tajpur port, which will be completed within 3 years, due to the sincere effort of our Honourable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, will boost the economy of the state. Sir, similar steps should be taken for the major ports falling under the responsibility of the central government. So, Waterways Authority of India has found 25 out of 111 national waterways fit for cargo or passenger movement. National Waterways 44 on River Ichamoti is one of these. I would like to know from the Honourable Minister about the current status of the construction work of the said. According to the detailed project report, it should have been completed within 24 months since the beginning of the construction. Moreover, there are ferries already running in the areas along Boshirhat and Itinda. So what will be the future of these ferries once Waterways is constructed? And once the cargo transportation becomes operational, there is bound to be water pollution. How will that be taken care of? Sir, in 2020-21, share of major ports declined to 54%, while that of non-major ports increased to 46%. Yes. In the upcoming future, the major ports will be handling more cargo, and the government in its 2021 bill is centralizing the power even more. Need of the hour is to decentralize and give the state governments their due share of power for a better future. Sir, with this, I am concluding my speech, and with a thanks to the Chair for allowing me to complete my speech, and I hope that Honourable Minister will address my questions which I have raised here. Thank you, sir. Honourable Member Sri Rao Sri Krishnaji. Thank you, sir. Thank you very much. We should all be happy that our economy is in the top 5 across the world, sir. But we should be really concerned with regards to the position of ports and maritime industry, which is standing at 18th in the world, sir. It needs a lot of improvement, because Government of India is talking about 5 trillion economy, PLI scheme, Ahmadnagar Bharat, manufacturing hub. If all these things has to happen, this position of ours has to increase, sir, and our facilities in the seaports and marine industry has to increase, sir. Ministry has been allocated 33% less budget, sir, when compared to last year. So when we are saying that this infrastructure has to be increased, I don't know how it is going to be achieved, sir. Even for the Sagar Mala projects, which is a flagship of this government, it was only provided 360 crores, sir, while which is a mere 52% of its projected requirements, sir. For the development of minor ports, there is a huge shortfall, sir. Demand by the ministry was 128 crores. Allocation was only 52.79 crores, sir. India has around 12 major ports and almost 200 minor ports, sir, with combined capacity of 2,400 million tons of cargo, sir. GOA is planning to develop major ports in AP, Telangana, West Bengal and Maharashtra, but it has been planning for so many years, sir, but nothing has been happening, sir. If we want to make world-class logistics, we cannot dump all the responsibility on the private players, sir. It's easy to dump everything on them and wash our hands off, but GOA, Government of India, needs to hold handhold if we are planning to for the ports of the future, sir. Coming to the some of the suggestions, because I'm coming from Andhra Pradesh, which has a huge coastline, and some of the suggestions I have, some of the clarifications I need, sir. To start off with the suggestions, Gati Shakti project is evolved, sir, to connect to improve road and rail connectivity, but we need
separate plan to develop Gati Shakti to connect all major and non-major ports, sir. Dredging and keeping the channel depths of large vessels is a high-cost exercise, sir. This is one of the major concerns of the persons who are running the seaports, sir. It needs liberal support from the government of India, sir. We see this happening day in, day out in the Vizag port, sir. Because it's one thing to build a world-class port, sir, but you have to operate it at a world-class level as well. If that has to happen, this needs to be supported by the government of India, sir. We should plan for more multi-mode logistics parts, sir, not just by NHAI, but also by Indian Railways at strategic locations, sir. It will improve the efficiency of our supply chains. This is another suggestion I want to make. And Pratima Mandal, ma'am, has also spoken about it just now with regards to the mother vessels or mainline container vessels not calling the Indian seaports, sir. Singapore, Sri Lanka, UAE, Malaysia, these are the only countries that are attracting these, sir. Somehow these mother vessels are not coming to India. It is a cause of the concern. Because these are not coming to India, the shipping cost has been increasing and there is a huge delay in the shipping of these containers as well, sir. And this is the main problem why they are not coming is there's a delay in Indian ports, sir, and there's a draft constraints, sir, high tariffs, sir, high bunkering charges, sir. These are some of the issues that our ministry has to resolve, sir. This will make our imports cheaper and our exports competitive across the world, sir. And this government is talking a lot about the one nation, one card. Recently we have passed a bill combining both the Aadhaar card with the voter ID card. And we're talking all of that. But, sir, with coming to the ports, there are many different types of service providers in the ports, sir. Be it in government or private ports such as custom house agents, freight forwarders, stevedores, truck operators, loading and unloading agencies. We should also think of one nation and one registration policy for all these different types of service providers, which should help these service providers to operate in any Indian port, sir. Uniform KYC and registration policy for these service providers should be provided, sir, should be made, and they should all be brought under one platform, sir. I hope the ministry will do it as soon as possible, sir. And we have seen, if you go to the Delhi airport, we see there's an Aero City, and even in the Hyderabad airport, we see an Aero City, but we should also plan for the port cities as well, sir. Development of port cities with the separate industrial and warehouses and residential zones are the need of the hour, sir. These would support the growth of ports in an organic and in inclusive manner, sir. There's a talk of the central government is talking a lot about the coastal berths for a lot of years, sir, but nothing has been seen, sir, in the last few years. There's almost 7,500 kilometers of coastal line available in the country, sir. But we need to give impetus to develop coastal belts in all major and non-major ports and increase coastal movement, sir. This is the need of the hour, sir. And also, with regards to there's a huge talk. There's a lot of members who have spoken about inland cargo movement, sir. For that to happen, we need to have a barge policy, sir. The barge policy is not evolved in our country. It needs to be evolved and it needs to be brought out as soon as possible, sir. And another major suggestion is, sir, there are more than 20 ministries of government of India and state governments have to give approvals for the functioning of a new port, sir. The shipping ministry should come out with a single window policy wherein all requisite approvals for smooth operating of a port shall be given in a time frame manner, sir. Other day we were listening to Gadkari ji, sir. He was talking about how he has brought almost 50 services, 50 services under the RTO into the digital format, sir. Maybe ports ministry also will take a leaf out of his book and try to implement it, sir. As a member of parliament from Andhra Pradesh, sir, it is a major demand coming from Andhra Pradesh, sir. This has been a promise made by this house during the state bifurcation, sir. That is establishment of a major port at Dugirajapatnam, sir. But due to the non-feasibility, they have changed the location to the Ramayapatnam, sir. For the construction of the port, AP government has already identified 3,000 acres of land there, sir.
We have been requesting it for so many years. We have been pursuing for this for so many years. We request the central government to make the port at Ramayana-Patnam, the promise you have made in this House, according to AP Regulation Act, as soon as possible, sir. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पतन पोता परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जल यातायात लंबी और छोटी दूरियों के सबसे सस्ता साधन है। प्राचीन समय में समुद्री जहाज भारत का एक बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसे पूर्वी समुद्रों को रानी कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, भारत में समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी हमने मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ ही बड़ा मात्रा में व्यापार किया है। आज भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अन्य बंदरगाह है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहाज की मरम्मत के लिए 45 ड्राई हाक है, जिसमें 5 प्रमुख बंदरगाह का द्वारा संचालित 9 ड्राई हाक शामिल है। हालांकि देश के 8 प्रमुख बंदरगाहों में से कोई भी ड्राई हाक सुविधा नहीं है, जिसमें मोरमुगांव पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर, चेन्नई, कामराजर, वियोग, कलकत्ता बंदरगाह के चिंदबरनार और हरदिया शामिल है। तो मैं मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 8 प्रमुख जो बंदरगाह जो है, उसमें जो ड्राई हाक जो सुविधा नहीं है, वो सुविधा करने से मैं आपसे मेरी विनती है। अध्यक्ष महोदय, ड्राई कॉम्प्लेक्स 2019 में से वैश्विक नौसैनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.89 थी। भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 30 शिपयार्ड है, जिसमें 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और 23 जो निजी क्षेत्र के है। हालांकि 9009 से अधिक सरकारी आदेश सार्वजनिक क्षेत्र से शिपयार्ड को दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जहाज निर्माण के लिए उद्योग पर एकाधिकार वहां पे स्थापित किया है, जिसका परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के व्यवसाय को वंचित कर दिया है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जब जहाज की मरम्मत की बात आती है तो निजी क्षेत्र के शिपयार्ड सामान्य रूप से अधिक कुशल पाई जाती है। ऐसा क्यों, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र को ज्यादा मतलब फैसिलिटी दी जाती है और जो सार्वजनिक क्षेत्र को हो, जिस तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए, दुर्भाग्य से उसको बढ़ावा नहीं दी जाती है। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक स्वदेशी जहाज निर्माण कंपनियां हैं। हालांकि आज भारत की जहाज निर्माण क्षमता का उत्पादन वैश्विक जहाज निर्माता उत्पादन का सिर्फ 0.045 है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, समुद्री परिवहन की समीक्षा को देखते हुए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में छोटे बंदरगाह द्वारा संचालित संयुक्त मात्रा में जनवरी 2022 में सालाना आधार पर 9.3%, दिसंबर 2021 में 12.96%, नवंबर 2021 में 9%, अक्टूबर 2021 में 8% गिरावट आई है। इस पर भी मंत्री महोदय ने ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कोकण सहित महाराष्ट्र में विभिन्न भागों में पत्तनों के विस्तार हेतु ठोस नीति एवं धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु स्थलीय राज्यों के समुद्र नदियों राज्यों के बंदरगाह जैसे जोड़ने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग से लेके यहाँ से पालघर जो मेरा मतदार संघ है, वहाँ पे कई जगह पे वहाँ जेटी और जो अपना डिफेंसिव वॉल की बहुत आवश्यकता है, और ताकि जो कोकण के भागों में जो पतनों के विस्तार हेतु वहाँ पे
जो धनराशि दी जाती है काफी कम देने की वजह से वहां पर जो सुविधा होना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम पतन परिवर्तन की बात करते हैं तो हम यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में कुल 3 तरह से यातायात किया जाता है। अंतर्देशीय जल यातायात, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, तटीय शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, और तीसरा जो है भारत में बंदरगाह मतलब पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष महोदय, अंतर्देशीय यातायात जल यातायात प्राचीन समय से भारतीय यातायात प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसकी लंबाई करीबन 14,545 किलोमीटर है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा इन सभी नदियों में से हम जहाजों द्वारा यातायात करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में जल मार्गों के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है, जिससे इन सभी जल यातायातों का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके। जैसे कि अध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई से, नवी मुंबई से लेके ठाणा जो है, कांडला बंदर है और वसई विरार जो क्षेत्र जो है, वहाँ पे करीबन वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होने के वजह से कम साहब 3 या 4 घंटा मतलब वहाँ पे जो मतलब ट्रैफिक में लगता है। तो नवी मुंबई से लेके यहाँ से वसई विरार तक करीबन एक मतलब आधा घंटा में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जल सुविधा होनी चाहिए वो जल सुविधा न होने से वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल परिवर्तन में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न योजना परियोजना के कार्यों को समय पूरा किए जाने हेतु कोई ठोस नीतियां अपनाई जाने, इस योजना का जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है मंत्री जी उसके ऊपर आप ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत की एक बहुत बड़ी तटीय क्षेत्र रेखा है। वर्तमान में 12 मुख्य बंदरगाह है और 184 छोटी कार्य योग्य बंदरगाह के तटीय क्षेत्र के साथ भारत में मुख्य बंदरगाह है चेन्नई, कोचीन, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला बंदर, मुर्गुमाओ, मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप और विशाखापट्टनम में। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँ कि महाराष्ट्र राज्य के कोकण सहित सभी प्रमुख बंदरगाह को निजी बंदरगाह को जैसे कुशल बनाए जाने हेतु कोई नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर भी मंत्री महोदय ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से मेरी अपना मंत्री महोदय से विनंती है कि मेरा मतदार संघ में जो 7 पाटी बंदरगाह छोटा बंदर है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक छोटा बंदरगाह होने की बहुत जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल यातायात अब कार्यात्मक समस्या का सामना कर रहा है। पोतों की मुक्त आवाजाही कारकों के उथला पानी, तंग चौड़े चैनल, 2 मिनट सर, स्थायी गाद और किनारों का कटाव, नौवहन सहायता का अभाव, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता का अभाव से इनके बीच नदियों में मार्ग को लेकर होने वाले झगड़े, जिस पर मैं चाहूंगा कि सरकार उसके ऊपर सही ढंग से ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पोतों के आधुनिक के प्रति अपर्याप्त मात्रा में साधन की अनुपलब्धता और राशि की कमी के कारण रुके हुए कार्य को पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे ही अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के अकार्यशील और निष्क्रिय नदीय पत्तों को पुनर्जीत करने या नदी पत्तों के विकास हेतु ठोस नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर मंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री आलोक केसमन। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, भारत या किसी भी देश के विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक विकास करने के लिए भी आवश्यक है। महोदय, पोर्ट, शिपिंग और जलवायु मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप पोर्ट्स तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज शामिल है।
महोदय, भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास और माल ढुलाई आवाजाही के मामले में काफी पीछे है। सकल घरेलू उत्पाद में जहां रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 9% है और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% है। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात पर व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत की। सागरमाला परियोजना देश की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देता है। साथ साथ 14,500 किलोमीटर जल मार्ग के ट्रेड रूट को भी सभी कठिनाइयों को दूर करने में अहम रोल निभाता है। माननीय महोदय, सागरमाला प्रोग्राम के 500 प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 143 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और 190 प्रोजेक्ट्स का काम प्रोग्रेस में है तथा 167 प्रोजेक्ट्स को वर्ष 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अतः महोदय, डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का अनुमोदन इस सदन से आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देश के सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ विकास हो रहा है। आज हम फिशरीज, शिपिंग, टूरिज्म, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, मेरीन रिसर्च, ओशियन कंजर्वेशन और ओशियन साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, जिसके विकास हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं विकास करके। महोदय, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के शुभारंभ की है, जिसमें अगले दशक में मैरीटाइम सेक्टर द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ साथ प्रत्येक हितधारक से संबंधित रणनीतियां शामिल है। वर्तमान में देश के पास लगभग 13 मिलियन संयुक्त टन भार के साथ देश जाने वाले और तटीय परिचालनों में लगे हुए 1493 जलयानों का बढ़ता हुआ वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा है। देश का विदेशी व्यापार मात्रा के संबंध में लगभग 95% समुद्री परिवहन के माध्यम से वहन किया जाता है और इस सामान का लगभग 92% विदेशी ध्वज वाले जलयानों द्वारा वहन किया जाता है। व्यापार और विकास पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस द्वारा समुद्री परिवहन 2021 की समीक्षा के अनुसार डेड वेट टनेज यानी जहाज जितना वजन ढो सकता है समुद्र में भारत का स्थान विश्व में 19वां है और हम विश्व डेड वेट टनेज के लगभग 1.25% के हिस्सेदार हैं। इस वर्तमान में डिमांड फॉर ग्रांट्स के इन पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। महोदय, भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 वर्षों के लिए 2016 से 2026 के बीच भारतीय शिपयार्डों को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति का अनुमोदन की है। भारतीय शिपयार्डों को वर्ष 2016-17 से शुरू करने से कम 10 वर्षों के लिए उचित मूल्य जो भी कम हो के 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता की यह दर प्रत्येक 3 वर्षों में 3% तक घटाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है। महोदय, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना को शुरू किया गया है, जिसके 7 इंजन हैं। वह है सड़क, रेल, हवाई अड्डे, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक के जरिए देश के विकास की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति लोगों, किसानों, मछुआरों की सहायता और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो गंडक नदी के किनारे डुमरिया घाट पर है। अगर सरकार नारायणी रिवर फ्रंट गोपालगंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है तो एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। अध्यक्ष माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि बिहार की पटना में
मां गंगा से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। मैं इन्हीं आग्रह के साथ मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं महोदय। धन्यवाद। Honorable Member Shri T. Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, this maritime transport, ports, shipping and waterways, inland navigation and all these things are foremost pillars of the socio-economic infrastructure of this nation. That's why I am quite happy in participating in this discussion. Sir, with regard to port, Viljam port is in our state. It is coming up. Work is in progress. Of course, there was some problem with connectivity with the NH. Honorable Minister intervened in that, and finally it has been settled nicely. Things are progressing. I humbly submit that more expeditious action should be taken with regard to the completion of this project. And sir, now the other thing, Ponnani port is in my place. It is encircled with certain formality kind of things. It is a private participation also. There are some hurdles. Minister may be aware of it. I hope that we will attend that also. Sir, with regard to certain suggestions, with regard to port, number one, establish strong linkage with private ports and ports under government, that is major or minor ports. And this linkage will have a lot of benefits. Joint ventures can be done and many things can be done in this. The other thing is, sir, second point, optimum utilization of unutilized land with the port. That's an area which we have to work a lot. Sir, even expert says that joint venture can be done there also. Even solar energy generation, that kind of things also can be done in this unutilized land or the proper this thing. Similarly, sir, with regard to new ports, all are demanding for that, and of course there are that is our ambition also. But what I would like to say is that we have to give a priority for the development of the existing ports, sir, because we know that a lot of challenges are taking place. International competition is taking place with regard to ports. In that way, increasing the depth of the major port, existing port, that's what I'm saying. All this kind of improvement should be done as far as the existing ports are concerned. We must give a priority for that also. My next point is, sir, connectivity of the port to rail and road. So that's a very important thing. Unfortunately, that is not taking place, sir. Ministry of Ports, Ports, Shipping and Waterways, once in a report they said that out of 98 road connectivity projects, only 13 projects have been completed. Out of 91 rail connectivity projects, only 28 projects have been completed so far, as correctly pointed out by the committee. So what I am saying is, we must have a dedicated mechanism in this regard. Because, sir, without a road connectivity, accessibility, or rail connectivity, the real purpose of the port can be saved. That is to be done. An importance should be given to that also. Similarly, sir, the potential for shipbuilding and ship repair, that also may be given due consideration. Then my next point is, sir, our potential for cruise tourism. We are having near about 7,517 kilometers of coastal belt. There, this kind of tourism we can develop very much. Honorable Minister and everybody may be aware, in the Scandinavian countries, they are making a lot of wealth out of this kind of things. We are having enough potential. What I am suggesting is optimum utilization of this kind of thing should be encouraged, and we must take emergent steps in this regard also, sir. Sir, when I am talking about this port and other things, inland waterways, Honorable Chair also may be knowing that we are all having a lot of thing in this. Now what is happening, sir? Whether it is waterways in the states or the national level, there are many, many hurdles, sir. The main thing is all these waterways are under different kind of pressure. What I am saying is
there's a new type of crime, that is water crime. When I say that, water crime, the terminology, when I am using that terminology, you may ask, what exactly is water crime? Sir, what is happening in our sea? Our sea is roaring with sorrows. Sea pollution is taking place. Whether it is oil kind of things, and whatever it may be, its quality maintaining is a very important thing, sir. Sir, our rivers are really dying inch by inch. That also is a concern. Similarly, sir, the beautiful face of our backwaters, lakes are becoming ugly because of the pollution. Than any other member, you may be knowing, sir, our Kerala tradition, our backwaters, there are enough potentiality there. Sir, Kerala's ABCs, A for Ayurvedic, B for backwaters, and C for culture. There also we can see this kind of things. Yes. I have sea pollution, I told, sir. Kindly give me some few minutes, sir. I will sea pollution, sir, plastics. Sir, this one day our sea can be called as what is called plastic ocean like that. That also is happening this way. Sir, in this waterways, all kind of pollution, toxic, hazardous chemicals, chromium, metal, pesticide flowing from the agricultural field, lead, mercury, magnesium, dirt and silt, all these things are flowing and it's getting polluted more than. Sir, our river. Sir, recently I read an article. Title of the article is what? Yamuna is not a river, but it's a dirty drain. Things are taking place in that way only, sir. So what I am suggesting is purification and quality maintaining of this wealth, the blessing of the God, that is to be done with due care. Sir, our country is proud of saying that all ancient civilizations have been grown in the bank of the rivers. But this kind of things are taking place, and we must have a control over that. Man-made calamities is happening, sir. Until and unless we address this issue, we cannot solve the issues as we expect. There coming one more thing, sir. In Kerala, we are having near about 46 rivers. There are also many things are there. A river regeneration is taking place. Well, that's good. Sir, I am representing Ponani constituency where Bharatapura is running, Nala is running. I humbly request the Honorable Minister to take care of that. In the rejuvenation program of the river, Bharatapura also may kindly be included. Towards the end, sir, I would like to say only one thing. Deep sea fishing policy of the government. Sir, it needs to be reconsidered. There are a lot of anxiety among the fishermen. I humbly request the Minister to think about that loudly. The ministry has a role of a guardian in the sea. Fishermen's interest, that also is coming under this ministry. Of course, fisheries ministry is there, but there it has got a prominence in this. Sir, my suggestion is only this. We must dedicate ourselves to protect all these goals. With all these wishes and prayer, I conclude my speech, sir. Thank you very much. Thank you very much. Honourable Member Shri Anubhav Mohan. Thank you, sir. So, on behalf of my party, Biju Janata Dal, I would like to appreciate the innovations and interventions in the field of shipping, ports and waterways and their need for their continuous development as they play a pivotal role in economic development of a nation that has a coastline of about 7,500 kilometers, sir. I would like to go back in history and highlight how old our maritime roots are. It dates back to the Harappan civilization, sir. Vedic texts have several references to naval and commercial expeditions and sea voyages which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times and sea voyages which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times sailed to the distant shores of Africa and Arabia in the west and harbors of Southeast Asia in the east. In fact, sir, that ancient eastern coast trade route is still celebrated in the form of Bali Yatra in my state, Odisha, sir. I would like to highlight a few important issues and bring them to the notice of the ministry so that sustainable growth, inclusive development, productivity, enhancement, increased logistical connectivity, and financing of investments is taken care of. While the emphasis on PM Gati Shakti and the government's national master plan
for multimodal connectivity is laudable, the current budgetary allocation seems misaligned with this intent, sir. The demand for grants for this year has not grown much from the last year's allocation, a tepid increase of just rupees 7 crore overall from the 1702 crores in the budget estimates last year to the 1709 crores this year. So this brings forth the concern that the ministry is perhaps somewhere failing to consistently utilize the funds being allocated to it, sir, which is leading to lower and stagnant budgets year after year. As a global superpower, our port connectivity and water-based infrastructure is as important as our roads and other infrastructure, sir. To that extent, a stagnant budgetary allocation does not correctly represent India's ambition as a water superpower and should be improved in certain areas. Sir, I would like to list some of them through you before Honorable Minister, sir. So, Sagarmala program, our government's flagship project to improve logistics across the country and to use waterways and develop coastlines to facilitate the movement of goods at minimal cost has not been given the boost required to truly propel its growth. The demand for Sagarmala grants and capital expenditure is merely rupees 412 crores, sir, which is barely more than a revised estimate of last year. Similarly, out of the 44 projects under Sagarmala, no funds have been issued for 31 projects. Such delay in issue of funds will lead to inefficiencies, which will only further increase the cost in the future. With such limited resources, the ministry will be forced to act more conservatively, which may stall the growth and progress and evolving fast-paced infrastructure that Sagarmala set out to achieve. This brings me to another point under this topic, sir. So there has been no demand raised for allocation of funds to the Sagarmala Development Company. Even in the revised estimates of last year, rupees 100 crore had been allocated to SDCL. SDCL has been involved in various strategic investments of the government in the past, and even now has been entrusted by ministry to focus on conducting detailed studies to suitably modify the national perspective plan for CEZ, which is Coastal Economic Zones. No investment in SDCL further shows the government's reluctance to use the entity to create SPVs and speed up the process of achieving the goals Sagarmala has set out to do. So my second point is minor ports and R&D funds. Our country has a vast coastline, and uniform progress of the goal of Gati Shakti can only be seen if minor ports are given equal weightage of attention as the other ports in the country are being. They already face tough competition from private ports, and now considering that the budget demand for improvement of minor ports is nearly zero, sir, a sharp drop from last year's allocation. Where the BE was nearly rupees 134 crore, minor ports are likely to come under considerable hardship, sir. The budget could have been used to further modernize these ports and make them important logistical bases in the connectivity scheme. Earlier little piece masters in the jigsaw and ignoring our minor ports may be a crucial miss by the government. This problem is intensified by only a token demand of rupees 1 crore for research and development of ports, while we all know that investing in cutting-edge research and best practices is the hallmark of any growing economy. This problem is echoed in the case of shipbuilding R&D, as while BE 2022-23 is 11 crore higher than the RE 2021-22, yet still 38 crores less in comparison to the actual expenditure in 2020-21, sir. I hope more funds are allocated under these headings, as it will only bolster the system and keep us modern and in line with global development. The government needs to ramp up finance for research and development across the industry, sir. So decrease in IEBR for Paradip Port Trust. So for the last few years, Paradip Port has given the authority, the Arch Port has given the authority to raise their own capital resources from the market through IEBR, which is internal and extra budgetary resources. However,
the allocations for this, especially in the case of Paradip Port, has decreased from rupees 206 crore under actual expenditure of 2021-22 to only rupees 162 crores under the current demand, sir. Paradip is one of the best and most functional and active ports in the entire country. As clear from cargo growth and its corporate social responsibility contributions, which have been increasing years after year, sir, as still one of the fastest growing ports and one that handles a bulk of the cargo on the eastern seaboard, providing more headroom in the form of increased IEBR, could have allowed the port to grow further. So my next point is delay in obtaining environmental clearance. This is very, very crucial, sir. A vast number of projects sanctioned in 2018 are still awaiting EC. And even projects sanctioned in 2016-2017 are yet to begin the process as of 2021. I urge upon the government, through you, sir, to intensify efforts on this front while maintaining all environmental standards so that the benefits of sustainable development can be achieved. So the next is increase in cargo handling capacity with a minor increase in traffic handles. In the past few years, we have been very successful in increasing the cargo handling capacity of both major ports and non-major ports also. In fact, cargo handling capacity of major ports in the country has increased about 79% between the years 2014-2015 and 2020 and 21, with an annual growth rate of 10.2%, while non-major ports have increased by about 52%. However, this rapid increase in the cargo handling capacity has not been reflected in the actual traffic being handled at the ports. There has been only a minor increase in traffic handles. For instance, in major ports, only 16% between 2015-2016 and 2019-2020, and in non-major ports, around 30% between 2015-16 and 2019-20. To further to the same example, sir, while the capacity of major ports in million tons per annum has increased from 700 tons approximately in 2011-2012 to more than 1,500 tons in 2020-21, the traffic in million tons has remained at around 600 tons, more or less the same figure it was 10 years back, long back, sir. The government should bring in new policies to ensure that ports and their available capacities are promoted, incentivized, and fast-tracked so that maximum capacity available is used on a regular basis. Some other crucial points, sir, I'll finish very quickly, sir. Only about 63% of the funds allocated on the head capital outlay on inland water transport for financial year 2021 and 22 have been spent till 7th February 2022. Out of the RE 2021-22 allocation of rupees 410 crores under the head Directorate General of Lighthouse and Lightships, the ministry has only been able to spend rupees 280 crores, that is about 68% of the total allocation till 7th of February. Yes. So the financial allocation under National Oil Spill, Disaster Contingency Plan and Green Port Initiative is unclear. I'll conclude, sir. Sir, this is something, sir, which I would like to end with a very special and genuine request on behalf of 4.5 crore Odias and my party Biju Janata Dal. So not directly related, although, to the demand for grants, but I want to request, which I have been saying again and again in this House, and many of my colleagues, both in Rajya Sabha and Lok Sabha, have repeatedly been saying this. So I would like to request Honourable Minister through you of Ministry of Shipping to rename the Paradip Port after legendary Biju Patnaik, sir. Sir, Paradip Port is the brainchild of late Sri Biju Patnaik. He envisioned it as the gateway to Odisha's prosperity. He braved immense struggles like non-availability of road communication, electricity, and rejection of proposal by Planning Commission for building an express highway connecting mining areas of Keonjhar and Sukinda. Determined Biju Babu had an inward... Yes, sir, I'm concluding, Please. sir. Concluding, sir. Thank you for giving me a lot of time to speak, sir, because this is really very, very genuine matter, and particularly this matter is very emotionally connected to Odisha, sir. And I'm sure everyone will agree with me. Biju Babu cannot be limited within Odisha only or India. He is an international figure, a daredevil. So he braved immense struggles like non-availability of road communication, electricity, rejection of proposal by Planning Commission, and determined Biju Babu had an inward impelling faith that once the construction of the port and expressway was completed, he could influence the center to convert them into central projects. That he did and could.
Such was the daredevil spirit of our legendary Biju Babu. He has immensely contributed to the freedom struggle and ushering in development through industrialization in India. As a chief architect of modern Odisha, he has founded many innovative projects, including Paradip Port, which has become one of the largest ports in the country and #1 handling cargo in 2020. From 2008, we have been requesting the Union Ministry for this tribute. Against all odds, Biju Babu created the Paradip Port. Renaming it after him would be a befitting tribute to him. Odisha's rich maritime history and honor sentiments of 4.5 crores ODI. So please, it's an humble request through you with folded hands, sir. Kindly let us not delay this request. We have been demanding for Bharat Ratna for Biju Babu. We have been demanding for the renaming of Paradip Port in the name of Biju Babu since many years. I request Honourable Minister would really feel comfortable to answer this on this while he is replying. Thank you so much, sir. Jai Hind, Jai Jagannath, Vande Utkal Janani. Sir, I must thank you in the first place that you gave me an opportunity to take part in this important debate. Sir, Goa is a small state, and there are 4 important rivers. Out of that, 2 rivers come in my constituency. We have got one major port, which is out of the 12, that is Marmagoa Port, and we have got Panaji, a minor port out of those 200 minor ports we have in India. Sir, my colleagues have raised various points on these issues. I would like to confine only to my state of Goa. What I find of late is astonishing. Centre is usurping the powers of the states and local bodies. Centre should not encroach upon the powers of the local bodies. In fact, Centre has created a state within the state of Goa. Sir, to cite an example, the Union government has recently constituted a new board of Major Port Authority for Marmagoa Port. No consultation whatsoever has been made with Goa government. This shows the authoritarian streak of the central government. This is certainly not acceptable. This is a blatant move to diminish the powers of the state and the Marmagoa port. This process is aimed at ensuring local laws redundant within its jurisdiction. How can the state forego its domain and powers that are there under its domain and discretion? This act of the Union government also aimed at renaming and replacing the Port Trust of 1963. Sir, most of our rivers are navigable to the point they rise. Goa being a small state, Port Trust or Marmagoa Port is very important for us. Earlier, all the iron ore used to be exported to that. And today, though iron ore is not there, a lot of passenger boats used to come to the harbour. Also after COVID-19, the passenger boats are not there. Today, we are mostly exporting our pharmaceutical goods that are normally manufactured in the state. But what happens is, there are so many jetties in the Marmagoa port, and these jetties have been given to the private sector. Today, what is happening? We are importing a lot of coal in the state, which people don't want. And I, as a member of parliament, I am also against, because right now we know in the world, India has got 35 out of the 50 most polluted cities, and we don't want to add one more. We don't want Vasco, which is totally populated. We don't want that to be the 36th polluted town or state or city in the world. So we want coal not to be stopped, but we don't want our Marmagoa port or Goa to be a coal hub. Because Goa is a touristic place, a lot of tourists come and visit Goa, and because of this pollution, I'm sure it will tell on the tourism of the state. Sir, what is
totally bad for the state is that the jurisdiction of the port has been increased from the port to one Betul, all our beaches in the south. Nothing can come up there without the permission of the port trust. Normally what happens in Goa, soon after rains, people are given shacks on the shore, little inside, for tourism. So this time, when the government gave them permission, the port trust or the authority objected, and then it was delayed. Then government came forward and didn't refer it to them, and it went ahead and the shacks permission were given. What I want to tell is, so this thing just started, it will continue. So my request, again in the interior, from the port, there's one about 10 kilometers inside. There is San Jacinto Island, which is totally populated. Now the jurisdiction of the port goes from the port to, on the eastern side, to the San Jacinto Island. And on the southern side, it goes up to Betul. In between, there are so many beaches that come. Again, there's a fight between the local bodies and the port trust, or now the new port that has come. What I want to tell you is, sir, as it is, the income of these local bodies is very meager. And tomorrow, if all this is usurped by the authority, they will not be able to function at all. Second thing, now this port, Marmago port, comes in the jurisdiction of the Vasco municipality. Today they can build anything inside, we don't mind. But just beyond also, they don't need permission of the municipality. This is totally wrong. So what will happen is, some other instructions will come, something else will come, and the state will not be aware at all. So my request is that, as in my case, it comes in my locality as a South MP of the South. Many other MPs must be also facing the same thing. Today there's no representation in the authority for any local person. So if it comes in the area of the certain MP, that MP should be put in that authority, so that tomorrow whatever happens, the state is aware, because it should not be against the interest of the local people, because the MP is representing lakhs of people in that state. Second thing, also 2 members of the state should be included there, because whatever is happening, the state should be aware, so that they also safeguard the interests of the state in whatever expansion that is taking place. And third thing is, when porters were there, a lot of local people were getting employment. Now with this authority, and also, sir, with this authority, and after so many jetties have been privatized, there will not be employment for the locals. So I would request the Honorable Minister to take this into cognizance and please see that the interests of the local people are maintained. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Honorable Member Shri Janardhan Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अनुदानों के मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया। महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी और इस विभाग के माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जल परिवहन को और आसान, सुगम बनाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और जिसका लाभ आज भी और आने वाले दिनों में भी व्यापक स्तर पर, खास कर करके जल मार्गों के किनारे बसे हुए बस्तियों को भी व्यापक मात्रा पर होने वाला है।
सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई एक ऐसी परियोजनाएं चालू की है जिसके वजह से जल क्षेत्र से हम मालों का आवाजाही भी कर सकते हैं, उसका ढुलाई भी कर सकते हैं और मंगाने का भी काम कर सकते हैं, और छोटे मात्रा में यात्रियों को भी आने जाने का हम सुविधा देने का काम कर सकते हैं। जल मार्ग आज सभापति महोदय सबसे कम खर्चे में माल ढोने की बात हो चाहे यात्रियों के आने जाने की बात हो, वह सुविधा प्रदान करती है। लेकिन अभी हमें और इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में इसे जल मार्ग जल यातायात को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर माला परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना को चालू करने का काम किया है, और जिसका एक बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, मैरीटाइम में इंडिया शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसमें सम्मिलित हुए और उसमें लगभग 1,90,000 प्रतिनिधियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, जिसमें 11 देशों के से लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेने का काम किया, और इसका एक बड़ा व्यापक असर रहा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कि हम 15 साल के दौरान समुद्री नौवाहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम बंदरगाहों के उत्थान के लिए और विकास के लिए करने का काम करेंगे। और आपने सभापति महोदय, इस सदन में ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट पेश करते हुए बंदरगाहों के उत्थान और विकास के लिए जो अलग एक बड़ा लक्ष्य रखने का काम किया है। और इसका लाभ है, मैं आपको बताऊं कि भारत के तटीय सीमा के साथ 18 उनके विकास के साथ 18 प्रकाश स्तंभ भी इस क्षेत्र में लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें खास करके वैसे मछुआरे हमारे जो मछली मारने के लिए दिन में तो निकल जाते हैं, रात में उन्हें वापस आने में लिए कोई ट्रेस नहीं मिलता है। और ये बड़े ऊंचे स्तंभ यह बनाए जा रहे हैं, प्रकाश स्तंभ, जिसका उन मछुआरों को आने जाने में भी व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। और इसके लिए विभाग और सरकार ने एक बृहद योजना, विस्तृत योजना बनाई है, और 15 से लेकर के भारतमाला परियोजना चालू किया, उससे लेकर के और आगे तक के दशकों तक की योजना बनाई है, और जिसका लाभ आज पूरे देश में दिख रहा है। आज सभापति महोदय, मैं यह बताऊं कि चाहे इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो, आत्मनिर्भरता भी व्यापक के इसमें जल परिवहन के माध्यम से हो रहा है। हमें अलग से काम करने का, छोटे या बड़े, जो बगल में उससे बड़े जहाज हमारे आते हैं, उसके आसपास के लोगों को इसका व्यापक स्तर पर लाभ मिलता है। महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव आज ये पूरा देश अभी मना रहा है, और इस अवसर पर भी इस जल परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी अपनी योजना रखी है, और इसमें जो बंदरगाह है उनके बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए और उस अवसर पर वहां के स्थानीय स्तर के लोगों के विकास करने के लिए योजनाएं, कई एक योजनाएं भारत सरकार और यह मंत्रालय बना रही है, और उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। यह सागरमाला परियोजना के द्वारा हम बंदरगाहों को आधुनिकीकरण भी करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह पहले संभव नहीं था, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आज यह पूरा का पूरा यह संभव हो रहा है, और इसका लाभ हम इस माध्यम से भी ले रहे हैं। हमें जल परिवहन के माध्यम से हमें लागत भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है, और हमें ढुलाई भी ज्यादा से ज्यादा करने का हम काम कर सकते हैं, करने का काम हम करते हैं। महोदय, मैं आपको बताऊं कि अभी इधर नए कितने बंदरगाहों का अभी शुभारंभ भी हुआ है। मैं पटना में भी एक बंदरगाह अभी जो पटना से लेकर के गुवाहाटी तक 200 मीट्रिक टन
खाद्यान्न चावल लेकर के गया है, वह 25 दिनों में यात्रा पूरी करेगी। और उसमें लागत जोड़ा गया तो जिसने रेल से, रोड मार्ग से जो लागत होता उससे बहुत कम लागत में वह सामान वहां पहुंचेगा, सही तरीका से पहुंचेगा और पोल्यूशन भी उसका कम होगा। स्वयं विभागीय मंत्री वहां जाकर के इससे पूरे परियोजना का उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, आगे मैंने अभी आपको शिपिंग स्तर पर शिपिंग टैक्सी भी चलाने का काम अभी बंबई में अभी माननीय हमारे मंत्री ने जाकर के वहां शुरू किया है और उसका लाभ भी वहां के लोगों को, जिसका एक बड़े दिनों से जिसके इंतजार था, उस इंतजार को पूरा करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। हम बंदरगाहों को जिस तरीका से हम विकसित भी कर रहे हैं, उस तरीका से लोगों के सुविधा को भी देने का हम काम कर रहे हैं। महोदय, पटना में कालू घाट एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने पिछले महीनों में किया है, वो आगे आने वाले दिनों में वह करेगा। वह पूर्वी भारत को, मैं कहूं कि वहां से बिहार से लेकर के पूरब के सारे राज्यों को, वह बंगाल होकर करके गुवाहाटी तक जाएगा, जो समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य है, वहां से माल ढुलाई के साथ साथ वह बांग्लादेश तक के भी वहां के पूरे जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम, उनको चाहे ढुलाई की बात हो और चाहे उनके यातायात, छोटे यातायात है, उनको पूरा करने का काम यह कालू घाट जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन रहा है वहां से लेकर के और जो गुवाहाटी तक जाएगी वह पूरा करने का वह काम करेगी। यह बंदरगाह 900 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें मैं बताऊं कि इसके माध्यम से हम अलग से भी लोगों को उसका लाभ देने का हम काम कर सकते हैं। महोदय, मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेकर के और देश के लोगों को इस जल मार्ग से जो आज तक विकसित नहीं हुआ था उसको विकास करने के दिशा में हम हर पहलू पर काम करने का काम करेंगे और इसका लाभ हमें लगता है कि देश में पर्यावरण को भी कंट्रोल करने में सभापति महोदय मिलेगा, यात्रा को भी पूरा करने में मिलेगा और इसके साथ यह हमें पूरा का पूरा माल भी सुरक्षित तरीके से, सुगम तरीके से वहां पहुंचने का भी काम होगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से वह तटीय क्षेत्रों में जहां तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनके कॉरिडोर में भी वह आपको मैं बताऊं कॉरिडोर के भी किसानों को अलग से खेती करने के लिए उनके लिए अलग से प्रोत्साहन करने का काम किया है और छोटे छोटे भी किसान उससे लाभान्वित होंगे और उनके माल भी वह छोटे स्तर पर भी उनके माल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का वह काम करेगा। यह आपको मैं यह सदन को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। सभापति महोदय, मैं एक आध बातें मैं अपने क्षेत्र के लिए जिसे माननीय विभाग के मंत्री जी ने जिसकी मंजूरी देने का काम किया है उसको मैं आपके सामने मैं सिर्फ रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल राजमार्ग 40 के विकास करने के लिए वह सैद्धांतिक रूप से विकास विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। जो आपके घाघरा नदी से जो बलिया और सारण को जोड़ती है वह मांझी से वह शुरू होकर करके अयोध्या तक वह जल मार्ग से यात्रा और छोटे कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए विभाग ने स्वीकृति दी है और उसका हमें लगता है कि मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको जल्द से जल्द पूरा करने का आप काम करें जिससे कि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसके लिए आपने स्वीकृति भी दी है, उसके राज्य मार्गों के जो चिन्हित किया है उसको भी करने का काम किया है और इसका लाभ है पूरे बिहार के और बलिया उत्तर प्रदेश के भी लगभग 335 किलोमीटर की यात्रा होगी। यह यात्रा पूरे हम करेंगे और इसका लाभ हमें मिलेगा। हमारे माननीय सांसद बलिया हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मस्त जी बैठे हुए, हमें उनको अंदर में इसके प्रति यह भावना सद्भावना होगी कि आप निश्चित रूप से यह मार्ग जब शुरू करेंगे तो बलिया से लेकर माने बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लोग भी सही मायने में अयोध्या तक की भी यात्रा सुगमता से एक धर्म स्थल को भी जोड़ता है। मांझी राम घाट से वह शुरू होगा और अयोध्या आकर के वह
टर्मिनल पूरा होगा। और मैं उसमें यह भी आग्रह करूंगा कि छोटे उसमें आप कार्गो का भी काम पूरा करने का काम करेंगे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। महोदय, जहां हम लोग गंगा को मां कहते हैं, हमारे क्षेत्र में समुद्र नहीं है, लेकिन गंगा सरजू घाघरा है, जहां से हम जलमार्ग के माध्यम से यह परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और इसका लाभ भी आगे लोगों को देने का हम काम कर रहे हैं। और जहां गंगा को हम मां कहते हैं, वहीं अगर आप आगे चले जाए पूर्व में, तो ब्रह्मपुत्र को पिता हम कहते हैं। और इस तरीका से हमें उसका एक अपने स्तर से एक धार्मिक भी महत्व है, उस धार्मिक महत्व को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरीका से सागरमाला परियोजना के माध्यम से यह सरकार पूरे जलमार्ग को भी विकसित करने का काम कर रही है, मैं पूर्ण रूप से हृदय से इस उनके डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो इन्होंने राशि के मांग किया है, उसका मैं हृदय समर्थन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार मंत्रालय जो मैंने कहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 40 को तुरंत से तुरंत पूरा करे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं। विभागीय मंत्री, राज्य मंत्री को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you for giving me an opportunity for the Ministry of Ports, Shipping, Waterways and Fisheries. It is a nodal ministry to administer shipbuilding, ship repair, major ports, national waterways, inland waterways. Sir, I would like to share some tourism passenger jetty project pending in the central government under Sagarmala project. Radio Club, that is Apollo Port, the Gateway of India, is an important tourist destination in Mumbai, where the existing 5 jetties are used for Elephanta, Mandwa, JNPT, harbor cruising and carries around 30 lakhs passengers annually. The existing jetty facilities at the gateway is inadequate for the passengers and cause a lot of problem to the passengers, especially the elderly, women and children. For the convenience of the passenger, construction of the new passenger jetty related to the facility at Radio Club near Gateway of India is proposed under Sagarmala scheme, for which 163 crores is required the central government in the funds of this current year. The Janjira, the historical port, which is partly submerged in the sea, is in my Raigad district, is an important tourist destination and is visited by 7 to 8 lakhs tourists every year from the Rajpuri, Dighi, Murud, Khora, Bandar. There is no jetty equipped for the boat landing at the Janjira port. Therefore, tourists need a jetty to get off the boat safely at Janjira port. For this 111 crores, it is being submitted, the project is being submitted to the central government for the available of the funds in year 2022. Padma Durga Fort in the Raigad district is an important tourist destination and visited by 20,000 tourists every year. There is no boat equipped jetty at Padma Durga Fort, so passengers, tourists should be provided a well-equipped jetty for safe entry and exit from the boat at the time of entry to the Padma Durga Fort. Accordingly, 20 crores budget estimate is submitted to the central government by date 6/10/2021 for the consideration and the approval. I request Honorable Minister to kindly direct concerned official to release the grant at earliest. Suvarnadurga Fort is an historical site in Dapoli, in my parliamentary constituency in Ratnagiri district. This fort was built during the Silhar dynasty, was captured by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1660 by defeating Ali Adil Shah. Shivaji Maharaj later rebuilt and strengthened the fort. Due to the vibrant history, Suvarnadurga Fort attracts a lot of tourists. It takes about 20 minutes to reach Suvarnadurga Fort by a boat from the Hane port. For the safe movement of the tourists, budget of rupees 18 crores is already been forwarded to the central government. Mandwa to Alibag, passenger travel from Mumbai to Alibag in my Raigad district, various other the place, and make use of their private vehicles through the Ro-Ro service from Bhaucha Dhaka, that is Mumbai to Mandwa. This has led to the increased traffic congestion in existing 2-lane road from Mandwa to Alibag. This needs to be made 4-lane for there should not be no traffic jam. Vijayadurga Fort
which falls in the Sindhudurga district, needs to be upgraded. The existing road from Vijayadiga Fort to Mumbai-Goa highways is a need of the hour. Fishing and harbors, fish landing centers under the Sagarmala, a part of the coastal community development under the Sagarmala. The Ministry of the Shipping will provide central finance assistance to the government of the Maharashtra for the development of the modernization of the 9 fishing harbors, 16 fishing landing centers in the Maharashtra. As the project are approval for the are proposed to take program in 2 phases. Out of these 9 harbors, I would like to kindly consider Harane that falls in Ratnagiri, Jivna that falls in Sivadan, Agardanda that falls in also Alibag. Both are in the Raigad district. The total cost is about 560 crores. I would like to suggest to set up marine food park, seafood restaurant, art gallery in the premises of the proposed Sasundog area, providing gas for the infrastructure facility for the Bodni, especially in the Alibag Taluka in my Raigad district under Bhu Liberation Scheme. Government of Maharashtra letter dated 7/1/2020, another letter, reminder letter 3 February